और को विक्रम, तुम्हें पता है जिस कंपटीशन के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं ना, वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है और इसके अंदर बहुत सारे जने ज्वाइन हुए हैं। लेकिन हाँ, ये कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए तुम्हें इसके अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, हाँ हाँ रिया, तुम इसी चिंता मत करो, मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। उसके साथ में वह आगे जा रहे होते हैं। हालांकि जैसे वो कुछ दूर जाते हैं, उनके सामने अरमान आ जाता है और जैसे अरमान उन दोनों को एक साथ देखता है तो अरमान उनसे कहता है, हो हाय रिया, तुम भी यहाँ पर हो? अरे मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आओगी। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ में मिल गए हो तो ये अच्छा ही हुआ। उसको अपने सामने देखने के बाद में रिया बड़ी सी स्माइल के साथ में कहती है, हो अरमान, तुम आखिरकार तुम आज फिर से मिल ही गए। अब वो हम दोनों तो क्या बोलते हैं, कंपटीशन हो रहा है ना, तो उसी के लिए उसी तरफ जा रहे थे। रिया ने अरमान से कहा। रिया की बात सुनने के बाद में अरमान अब विक्रम की तरफ पलटता है और वो विक्रम से कहता है, हेलो विक्रम, कैसे हो? हमें बहुत टाइम हो गया है मिले हुए। अरमान को सामने देखने के बाद में विक्रम भी उससे कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और बताओ क्या हाल है? बस भाई विक्रम, सब बढ़िया है। उसके बाद में अरमान विक्रम से आगे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो क्या हम दोनों प्राइवेट में जाकर कुछ बात कर सकते हैं? अरमान की बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वैसे भी अभी मेरे पास में कुछ टाइम बचा हुआ है। हालांकि वहीं विक्रम को वहां पर उसके साथ में बिना किसी पूरी बात को जाने जाते हुए देखकर रिया उससे कहने वाली की थी, विक्रम एक मिनट रुको। हालांकि उससे पहले ही विक्रम पीछे पलटकर उससे कहता है, अरे कोई बात नहीं रिया, मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो। और हाँ, वैसे भी कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसीलिए तुम थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर सकती हो। तुम चिंता मत करो, मैं कॉम्पिटिशन को स्टार्ट होने से पहले वापस आ जाऊंगा। रिया को थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम और अरमान दोनों के बीच की जो रिश्ता था, दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं रहा करते थे। इसी वजह से सोच रही थी कि शायद विक्रम को वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह इसी तरह सोच रही थी, उससे अलग अभी अरमान और विक्रम दोनों दोनों एक जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता। हेलो विक्रम, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर थोड़े दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हालांकि मैंने तुमसे कोई परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बुरा नहीं मानोगे, अरमान ने विक्रम से कहा। विक्रम ने उसकी बात सुनते हुए कहा, अरे अरमान भाई, कोई बात नहीं, अरे ये तो चलता रहता है, ये छोटी मोटी बातों के लिए मैं कभी बुरा नहीं मानता। हाँ तुम बताओ, तुम्हें अभी मेरे से क्या काम है? तुम्हारे पास में बोलने के लिए जो भी हो, तुम बिना किसी झिझक के मेरे से कह सकते हो। विक्रम की बात सुनने के बाद में अरमान उससे कहता है, हाँ ओके। और उसके बाद में वह अपने पास में से कुछ निकाल कर देता है। देखो, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है ना, उसके हिसाब से मुझे ये पता चला है कि तू और तेरा बाप दोनों के दोनों अभी ली फैमिली के अंदर काम करते हैं, यानी कि तुम वहाँ के नौकर हो। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी यहाँ पर कुछ मदद कर दूं। देखो, ये मेरे पास में गोल्डन टिकट्स है, इसका तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसके हाथ में से विक्रम उनको ले लेता है और उससे कहता है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? आखिरकार तुम्हें अभी मुझसे क्या काम आ गया? विक्रम अभी उसके इंटेंशन को समझ चुका था, इसी वजह से उसने वह सवाल पूछ लिया। वहीं उसका वह सवाल सुनने के बाद में अरमान थोड़ा सा चुप होता है और उसके बाद में एक ग्रेविटी स्माइल के साथ में कहता है, देख विक्रम भाई, तू मेरी बात सुन। तुझे पता है और मुझे पता है, मैं रिया को बहुत ज्यादा समय से जानता हूँ और मैं तुझे यहाँ पर ये सारा पैसा दे दूंगा। तो इसके साथ में जितना ऐश करना चाहे, जितनी लड़कियों के साथ में घूमना चाहे तो घूम सकता है, बड़े बड़े विचारों को देख सकता है, तो जहाँ जाना चाहे ना तो वहाँ पर भी जा सकता है। बस तुझे उसके लिए क्या करना होगा, तू रिया को छोड़ दे और रिया का पीछा कभी भी मत करना। नहीं, उसकी वह बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो तू ये सुन, अगर मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तेरी बात नहीं मानी, तो तू यहाँ पर क्या कर लेगा? वहीं विक्रम की वो बात सुनने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। और तू और तेरा बब्बू, तुम दोनों ही दोनों एक नौकर हो नौकर, तो तुम आखिरकार कैसे एक लो क्लास फैमिली के बाद में होने के बाद तू कैसे रिया को अपनी प्रिंसेस बनाने के बारे में सोच सकता है? अरे थोड़ी बहुत अपनी औकात को देख, तू उसके पहचान का नहीं है, तू इसके लेवल का कभी भी सामना नहीं कर सकता। एक इंसल्ट भरी हुई आवाज के साथ में अरमान ने विक्रम से कहा। भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में, अरे बच्चे, ये ले पकड़ तेरे पैसे को तेरे पास, मुझे इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। और तू और तेरी फैमिली, अरे तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम इस कंट्री के अंदर केवल चींटियों की तरह हो और मेरी आंखों के अंदर तुम एक
चुभते हुए तिनके की तरह। तुम्हें ए से निकाल के फेंकूंगा कि तुम कभी दिखोगे नहीं, इसीलिए ये तेरा पैसा उठा और यहाँ से निकल। विक्रम ने अरमान से कहा और उसके सारे गोल्डन टोकन्स वहीं पर ही फेंक दिए। वही उसको ऐसा करते हुए देखकर अरमान का गुस्सा भड़क उठता है। हे विक्रम, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तू आखिरकार इतना ज्यादा एरोगेंट कब से हो गया है? मेरे सामने इतना ज्यादा मुंह खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और तू यहाँ पर इस तरह से मेरे से बात कर रहा है। क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? जहाँ पर उन दोनों की बात इस तरह से खत्म हुई थी ना, अचानक से वहाँ पर रिया आ जाती है। हे विक्रम, विक्रम आ जाओ, चलो अब तुम्हारा यहाँ पर नंबर आने वाला है। और फाइटिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। रिया की बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, हाँ चलो चलो ठीक है, जल्दी से हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो इसके अंदर 3v3 होने वाला है, और इसके अंदर जो बचा रहेगा वह इस मैच को जीत जाएगा। देखो, अपनी क्लास के अंदर से 3 पार्टिसिपेंट्स को चूज किया गया है, और दूसरी 6 क्लास के अंदर से भी 3 पार्टिसिपेंट्स को चूज किया गया है। अभी रिया विक्रम को उसके बारे में समझा रही थी कि कंपटीशन के अंदर कैसे रूल्स हैं और उसके अंदर कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। रिया की बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो ये सब रूल्स हैं, तो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वहीं विक्रम को बात सुनने के बाद में रिया उससे कहती है, गुड लक विक्रम, अपना बेस्ट देना। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जल्दी जल्दी इस सारे काम को खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद में मुझे फिर से अपनी क्लास के अंदर जाकर उन सभी चीजों को पढ़ना है। अरे आज अपना टेस्ट भी हो सकता है इसी वजह से, और मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। ऐसा कहते हुए विक्रम अब वहाँ से उस ग्राउंड के अंदर जाने लगता है जहाँ पर अभी कंपटीशन होने वाला था। जहाँ पर विक्रम अभी उस फील्ड के अंदर जा रहा था जहाँ पर अभी बैटल होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक से जैसे रिया पीछे पलट कर देखती है तो वो पाती है कि उसके पास में उसकी टीचर खड़ी है। हो टीचर रेनू, आप? हाय रिया, कैसी हो? अच्छा, तो आज यहाँ पर ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ टीचर, बस अभी थोड़ी देर के अंदर कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला है। उसी दूसरी तरफ अभी, चलो ठीक है, आज के हमारे इस कंपटीशन को शुरू किया जाए। एक वहाँ का एंकर यही बोल रहा होता है। जहाँ पर वो बैटल स्टार्ट होने वाली होती है, वहीं दूसरी तरफ रेनू टीचर अभी रिया से पूछ रही होती है, रिया तुमने थोड़ी देर पहले मेरे से ऐसा कहा था ना कि विक्रम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्या ये वास्तव में सच है? हाँ टीचर, वास्तव में ये सच है। अभी विक्रम है ना, वो पहले वाला विक्रम नहीं रहा जो आलसी था, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इस समय वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वह कितनी ज्यादा खतरनाक खतरनाक मूव्स का यूज कर रहा था। उसके पास में बहुत से खतरनाक मूव्स है। उसने एक ही वार के अंदर अक्षित को भी हरा दिया था। रिया अभी विक्रम के बारे में बात करे जा रही थी, वह तो अपने मुंह को बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी बात सुनने के बाद में रेनू टीचर ने कहा, अरे अरे हाँ हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर विक्रम कितना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी वह फाइट भी स्टार्ट होने वाली है। चलो अब हमें उस फाइट को देखना चाहिए। वहाँ पर उन सभी की बातें खत्म होने के बाद में अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैटल फील्ड के अंदर क्लास 6 के वॉरियर और अभी विक्रम की क्लास के सभी वॉरियर्स खड़े हुए थे। वह सभी आपस में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वहीं विक्रम अब इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था और वह आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे यार मेरे पास में भी टाइम वाइम नहीं है, चलो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये होगा कि तुम सभी की सभी अभी आगे बढ़ो। विक्रम बड़ी एरोगेंस के साथ में आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसको आगे बढ़ते हुए देखकर सभी 6 क्लास के वॉरियर्स कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? वह तो जहाँ पर परेशान थे जो थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब बैटल फील्ड के अंदर बातें चलने लगती है। ये कौन आ गया? अरे ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को संभालो। अरे ये कहाँ से आ गया है? ये कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं बन रहा है? अरे अरे ये तो वही बंदा है ना विक्रम। अरे ये वही है ना जो अभी ली फैमिली के अंदर सर्वेंट है। अरे ये तो नौकर है, तो आखिरकार ये इतना एरोगेंट बनकर आगे बढ़ने की कैसे हिम्मत कर सकता है? अरे ये इतना एरोगेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि कुछ समय पहले इसने अक्षित को केवल एक ही मूव के साथ में हरा दिया था। क्या 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 कहा? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में सभी के अंदर हड़कंप मच जाता है। क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या इसने अक्षित को एक ही मूव के अंदर हरा दिया था? हाँ हाँ भाई, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। अभी बैटल फील्ड के अंदर सभी इसी तरह से बातें करने लगे थे और सभी इसी तरह से फुसफुसा रहे थे। वहीं अभी सामने खड़े हुए सभी विक्रम के प्रतिद्वंदी इसी तरह से बात कर रहे थे और एक लड़का कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम विक्रम हो ना? तुम वही हो जिसने वहाँ पर अक्षित को एक मूव के अंदर हराया था? हालांकि अगले ही पल वह एटीट्यूड के अंदर आ जाता है और वह कहता है, अरे बच्चा है तू, तुझ क्या लगता है कि तूने वहाँ पर उस अक्षित को एक ही मूव के अंदर हरा दिया है, तो क्या तू यहाँ पर भी ऐसा कुछ कर
सकता है? तेरे सामने अभी कौन खड़ा है तुझे पता है? हम सभी के सभी हू फैमिली के सबसे ज्यादा शक्तिशाली मेंबर्स हैं। और तुझे क्या लगता है कि तू हम सभी से एक ही साथ के अंदर लड़ सकता है? हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में फिर से पेट के अंदर हड़कंप मच जाता है। क्या क्या ये वो 3 भाई हैं हू फैमिली के अंदर से? अरे तुमने सुना है कि ये हू फैमिली के 3 भाई अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करते हैं एक साथ मिलकर, जिसका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, मान लिया कि वहाँ पर विक्रम ने उस अक्षित को एक ही मूव के अंदर हरा दिया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में ये यहाँ पर उन तीनों को हरा पाएगा। ओ विक्रम विक्रम, तुम संभल कर रहना, अभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हार मान लो। जहाँ पर इसी तरह से सभी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब तीनों के तीनों ब्रदर्स अपने एक मूव को स्टार्ट कर देते हैं। वो तीनों के तीनों अपनी फॉर्मेशन बनाना चाहते थे जिन्होंने उन तीनों को मिलकर स्टेबलाइज किया था। हालांकि अपने मूव को पूरी तरह से यूज करने से पहले उनका सबसे बड़ा बिग ब्रदर कहता है, हे विक्रम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे इस मूव को चलने से पहले तुम जल्दी से अपनी हार मान लो, वरना अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ कर लिया ना तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते। वही जहाँ पर वो इसी तरह से बकबक करे जा रहे थे, विक्रम कहता है, हे, अरे बच्चे हो तुम, बच्चे तुम मेरे सामने ये फालतू की चिप्स ट्रिक्स खेल के क्या मेरे से लड़ना चाहते हो? विक्रम ने अब उनके गुस्से को भड़का दिया था। उसी के साथ में अब वो तीनों के तीनों एक साथ अपने फॉर्मेशन का यूज करते हैं और वह अपनी फ्लेमिंग ईगल फिस्ट का यूज करते हुए विक्रम की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी जगह पर आराम से खड़ा था और वह कहता है, बस इतना सही। और उसी साथ में वह अपनी पावर्स एनलिस्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं अब अपनी पावर के तुम्हें दिखाता हूँ। उसके साथ में अब विक्रम अपनी एक ग्रेट साइलेंसर डिस्ट्रॉइंग फ्लाइंग फिंगर का यूज करने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से आसमान फट जाता है और आसमान के अंदर से एक खतरनाक फिंगर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वहीं उस फिंगर का जो दबाव था ना, वो इतना ज्यादा था कि वो तीनों के तीनों भाई अपनी जगह पर जम से जाते हैं। उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पड़ने लगता है। ये क्या है? आखिरकार ये आसमान फट रहा है या जमीन हमें अंदर निगलने की कोशिश कर रही है? मैं तो अपने जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा। हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जहाँ पर वो इसी तरह से बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान थे और अपनी मौत की दावत का इंतजार कर रहे थे, रेनू टीचर ने उस फिंगर आर्ट को समझ लिया था और वो जान चुकी थी कि ये कोई साधारण टेक्निक नहीं थी, ये स्पिरिट क्लास की मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वहाँ पर अब सभी तरफ बिल्कुल लाल आकाश हो चुका था। उसी टेक्निक को समझकर सभी के होश उड़ चुके थे। नहीं, ये स्पिरिट क्लास टेक्निक यहाँ पर कैसे आ सकती है? आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? इस कंट्री के अंदर ऐसी खतरनाक टेक्निक्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आखिरकार इसको ये कहाँ से मिल गई? आखिरकार ये विक्रम आया कहाँ से है? अभी नीचे खड़े हुए तीनों भाइयों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तीनों के चेहरों के ऊपर अभी पसीना छा गया था। अब तो वह तीनों के तीनों अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये आज तो हमारा यहाँ पर खेल खत्म है। अरे किस बेवकूफ ने कहा था कि ये विक्रम कचरा है? अरे ये कचरा नहीं, ये देवता है, देवता। देवता भी नहीं, इसको राक्षस कहा जा सकता है। आज तो हम तीनों यहाँ पर मरने वाले हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अरे हमारी औकात नहीं है कि हम इसको यहाँ पर रोक सके। वह तीनों इसी तरह से डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अभी रेनू टीचर आगे बढ़ती हुई आती है और वो उससे कहती है, विक्रम विक्रम स्टॉप, वो वहाँ पर उसको नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें इसको यहीं पर ही रोकना होगा। ये फाइट यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी रेनू को वहाँ पर रिया और उसकी फ्रेंड अभी रेनू को वहीं पकड़ लेती है। टीचर टीचर, आप कहाँ जा रही हैं? अरे आपको पता है ना कि स्पिरिट क्लास की मार्शल आर्ट टेक्निक है, आप भी वहाँ जाकर अभी कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ टीचर, वास्तव में सही कहा इन्होंने, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, आप भी उसको वहाँ पर नहीं रोक सकती। वहाँ पर उसको रोकते हुए देखकर रेनू उससे कहती है तुम तीनों मुझे छोड़ो, चलो छोड़ो, उनको वहाँ पर बचाना होगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी वह तीनों के तीनों अभी अपने लाइफ का वेट कर रहे थे। हम तो आज मरने वाले हैं। हालांकि वो फिंगर जिससे पहले उनके पास में पहुंच पाती, उससे पहले ही विक्रम अपनी फिंगर्स का यूज करते हुए स्टॉप बूम, और वो फिंगर वहीं पर ही खत्म हो जाती है। उस फिंगर के अंदर इतना ज्यादा ओरा भरा हुआ था कि वो वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि आसमान को वहीं पर ही चकनाचूर कर दिया गया हो। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि तीनों ब्रदर्स अभी अपने घुटनों के बल बैठ चुके थे और उसके साथ में जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे ना, वो पहले ही हवा के अंदर उड़ चुके थे। अरे हम बच गए। वो तीनों अब वहीं पर ही बैठे बैठे रोने लगते हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स भी वहीं पर ही अभी अपनी सांसें गिन रहे थे। और अरे कौन बेवकूफ था जिसने अभी अभी यहाँ पर कहा था कि हम सभी यहाँ पर इस विक्रम को हरा सकते हैं? अरे इस दानव को यहाँ पर किसी के अंदर हराने की हिम्मत नहीं है। तुम यहाँ पर फालतू की बकवास मत किया करो। वास्तव में वह जो बातें वहाँ पर रूमर्स के तौर पर फैली हुई थी कि इसने वहाँ पर अक्षित को हरा दिया था, वो भी एक सिंगल मूव के अंदर, तो वो सभी सभी सच थी। सभी अभी वहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए बातें कर
कर रहे थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा वहाँ पर विक्रम के सामने जाकर खड़े हो जाए। उन्हें अभी बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी क्योंकि आखिरकार एक ही वार के अंदर उन्हें वहाँ पर धराशायी कर दिया गया था। उन सभी की औकात अभी उन सभी को पता चल गई थी कि वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, जहाँ पर वह इसी तरह से जमीन के ऊपर गिरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रेनू टीचर अपने मन ही मन के अंदर बुदबुदाती है, वाह वास्तव में ये विक्रम तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार ये इसने कैसे कर दिखाया, केवल एक ही सिंगल मूव के साथ में इसने अपने सामने खड़े हुए 10 लड़ाकों को हरा दिया। आखिरकार ये कौन से ग्रह से आया हुआ प्राणी है? क्या वास्तव में ये शुरू से इतना ज्यादा ताकतवर था या फिर ये अभी जाकर ऐसा हुआ है? जहाँ पर रेनू अपने मन ही मन के अंदर ऐसा सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी स्कूल के उस ग्राउंड के अंदर पूरी तरफ अब यही बातें चर्चा में आ गई थी कि आखिरकार ये विक्रम कितना ज्यादा शक्तिशाली है कि एक ही वार के साथ में इसने उन सभी को हरा दिया। इसके साथ में तो अब विक्रम हमारे स्कूल के अंदर टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर आ चुका है। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इसकी इस ताकत को देखकर तो मैं ये नहीं बता सकता कि हमारी पूरी स्कूल मिलकर भी इसको हरा पाएगी। हाँ तुमने सही कहा। अब वहाँ पर विक्रम के जो साथी थे जो उस मैच के अंदर एक साथ करने वाले थे, वो भी इसी तरह से बात कर रहे थे, यार हम सभी बढ़िया हैं, उसके टीम के अंदर थे, वरना अगर हम लोग उसके खिलाफ होते तो हमारे साथ में क्या ही हो सकता था। विक्रम वहीं दूसरी तरफ अभी अपनी जगह पर वापस जा रहा था, जहाँ पर जैसे ही विक्रम रिया के सामने पहुंचता है तो रिया मन ही मन के अंदर सोचने लगती है, आखिरकार विक्रम ने इतने टाइम के अंदर इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर लिया। और अभी पिछले दिन की बात है जब मैंने इसकी स्ट्रेंथ देखी थी तो आज ये उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि आज मेरे को पिछले दिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। आखिरकार ये विक्रम कौन सा जमाल गोठा खोलकर पीता है। विक्रम अभी अपनी जगह ढूंढकर एक जगह पर बैठकर आराम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रिया और रेनू दोनों विक्रम की तरफ देख रहे होते हैं और विक्रम अभी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वह तो अभी अपनी बुक को पढ़ रहा होता है। तो ये उसको अभी अपनी पिछवाड़े को पिटने से तोड़ना बचाना था, जहाँ पर वो इस तरह से पढ़ रहा होता है कि रिया बिल्कुल भोला भाला सा चेहरा बनाकर अभी उसके पास में आ जाती है। विक्रम तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? रिया सीधा आकर वहाँ से वह सवाल करती है। भाई उसकी वो बात सुनने के बाद में, हाँ कौन सा, क्या तुमसे क्या छुपा रहा हूँ मैं? विक्रम उससे पूछता है। विक्रम देखो मैंने तुम्हें देखा है, तुम वास्तव में पहले से बिल्कुल चेंज हो चुके हो और तुम अभी मुझे पहले वाले विक्रम बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे। और इसके अलावा तुमने अभी अभी कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया है? मैंने वास्तव में उस मार्शल आर्ट टेक्निक को कभी भी नहीं देखा है। रिया ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने जब रिया की वो बात सुनी तो उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, अच्छा तुम उस टेक्निक की बात कर रहे हो? अरे वो तो कुछ नहीं, वो तो क्या है कि मैं टाइम पास कर रहा था, टाइम पास करते करते ही मैंने वह ग्रेट साइलेंसर डिस्ट्रॉइंग फिंगर टेक्निक बना दी है। हाँ अगर तुम्हें वहाँ पर वो सीखनी है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हें वह सिखा दूंगा। लेकिन जहाँ पर विक्रम उसको बिल्कुल आराम से कह रहा था, वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया शॉक के अंदर चल जाती है। वो कहती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने उसे बनाया है? जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अभी एक लड़की उन्हीं की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। ओ ग्रैंड मास्टर विक्रम आप यहाँ पर हैं। जैसे उसने वो शब्द कहे थे उस आवाज को सुनते ही दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं और रिया उसको देखकर मन ही मन सोचने लगती, अब आखिर ये कौन आ गई? लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़की आगे बढ़ते हुए आती है और वो कहती है, ओ ग्रैंड मास्टर विक्रम आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि आपसे मैं यहाँ पर दोबारा मिल पाऊंगी। लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए देख विक्रम भी उसको पहचान गया था। अच्छा तो तुम आज यहाँ पर क्या करने आई हो? तो वही हो ना एल्केमी एसोसिएशन से सिमर। हालांकि विक्रम के मुंह से वह शब्द सुनते ही वहाँ पर सिमर आती है और वो उससे कहती है, वाओ ग्रैंड मास्टर विक्रम क्या आपको अभी तक भी मेरा नाम याद है? ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। उसके साथ में वह उसको वहाँ पर ग्रेड भी करने लगती है। उसके बाद में विक्रम उससे कहता है, तुम ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अभी यहाँ त्याग सिंह अकेडमी की एक स्टूडेंट हो, है ना? विक्रम की बात सुनने के बाद में सिमर उसको जवाब देती है, हाँ मास्टर विक्रम वास्तव में मैं भी यहाँ की एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी इस 3rd ईयर के अंदर पढ़ती हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं आप दोनों की सीनियर हूँ। लेकिन जहाँ पर वो दोनों इस तरह से बात कर रहे थे वहीं पर ही रिया की अब जलकर 40 हो गई थी। इसी वजह से वह जल्दी से उनके बीच में आ जाती है और उसको बीच में आते हुए देखकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया विक्रम को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है क्योंकि अभी उसको जलन जो हो रही थी वह सीधा सामने आती है और वो रिया से कहती है, हे आंटी तुम इतनी ज्यादा बुढ़ी हो गई हो लेकिन फिर भी तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। हालांकि जैसे ही रिया ने वह शब्द कहे थे कि वहीं दूसरी तरफ सिमर के दिल भड़कने लगता है और उसकी तो इतनी ज्यादा जलन होने लगती है कि वास्तव में वो वहीं
पर ही फटने वाली थी। है आंटी, लेकिन सिमर ने अपने गुस्से को बाहर नहीं निकलने दिया। वह तो अपने मन ही मन के अंदर भड़की हुई थी। तुम होंगी आंटी, मैं कहाँ से तुम्हें आंटी लगती हूँ? अरे तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर एक आवाज लगाऊं ना तो 100 लड़के यहाँ पर आकर मुझको ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और क्या तुम मुझे यहाँ पर आंटी कह रही हो? अरे छोड़ यार सिमर, ये लड़की यहाँ पे बेवकूफ दिखती है क्योंकि आखिरकार इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में से एक हूँ। वही रिया को इस तरह से प्रिटेंड करते हुए देखकर विक्रम अब परेशान होने लगा था। वह आगे आता है और उससे कहता है, अरे रिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे सामने अभी हमारी सीनियर सिमर खड़ी हुई है, इसलिए हमें उनके साथ में ऐसा प्रिटेंड या उनसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन रिया उसकी बात नहीं मानती और फिर उससे कहती है, हाँ ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर आंटी नहीं कहूंगी। हालांकि वही फिर से एक और बार आंटी शब्द सुनकर सिमर मन ही मन के अंदर बिल्कुल एक ज्वाला की तरह धक धकने लगती है और वो कहती है, अरे यार ये लड़की कहाँ पे मेरे से पाले पड़ गई। सिमर अपने गुस्से को दबा के रखना, क्या पता तेरी आग के अंदर ये जलकर भस्म हो जाए। फिर वो बिल्कुल क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है, ओह अच्छा लिटिल सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ग्रैंड मास्टर विक्रम की एक गर्लफ्रेंड हो, है ना? अभी सिमर ने बिल्कुल अपने आप को अंदर से कंट्रोल कर रखा हुआ था और जितना भी गुस्सा था उसको दबाया हुआ था। वहीं उसकी वह बात सुनते ही तो रिया के तो बिल्कुल हाव भाव भी चेंज हो जाता है। उसका मुंह तो ऐसे शर्म से लाल हो जाता है और उसके बाद में वह एटीट्यूड के साथ में कहती है, हाँ हाँ वाकई हम दोनों यहाँ पर कपल्स हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है विक्रम ने मुझे सबसे ज्यादा कीमती ब्रेसलेट दिया था जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे। लेकिन ऐसा ही कहते कहते रिया के तो बिल्कुल हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वह बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि एक फर्स्ट टाइम निब्बा निब्बी अपने बीएफ से मिल रही हो। तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा क्यूट है, कितना ज्यादा स्वीट है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। उसके दिल के अंदर से तो अभी हर्ट्स बाहर निकलना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर विक्रम ने अपना सर पकड़ लिया। अरे ये रिया को क्या हो गया? आखिरकार ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों करने लगी है? अरे ये लड़कियां भी, इनको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर अभी रेनू टीचर भी आ जाए बढ़ती और ये आ रही होती है और वो कहती है, हे विक्रम अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी अगली बारी यहाँ पर आने वाली है, चलो रेडी हो जाओ। और हाँ तुम्हें मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस बार जो तुम्हारा मैच होने वाला है वो किसके साथ में होने वाला है, वो कोई और नहीं है, वो रमन है। वही फिर उसके बाद में विक्रम सुनते हुए उसके हाथ से वह लिस्ट ले लेता है और वो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि जहाँ पर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ होता, वहीं दूसरी तरफ अभी रमन अपने हाथ के अंदर उस लिस्ट को पकड़े हुए था जिसके अंदर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था और वह वहाँ पर कह रहा होता है, विक्रम अब तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला और कुछ भी कर कर आज मैं पूरा दम लगा दूंगा तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए। वहीं उसको ऐसे करते हुए देखकर उसके पास में खड़ा हुआ अनिकेत उससे कहता है, हो रमन आखिरकार तुम्हारा मैच यहाँ पर आ ही गया है और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा नेक्स्ट मैच अभी विक्रम के साथ में है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी रमन बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था। वो बड़े ही रूड होते हुए कहता है, हाँ तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ पर अभी उस विक्रम का साथ देने वाले हो? लेकिन अगले ही पल उसके सामने अनिकेत कुछ लाकर रख देता है और उससे कहता है, देखो रमन अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद कर देते हो वहाँ पर विक्रम को हराने में, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें उसके बाद में एक हाई लेवल का आर्मर दूंगा। लेकिन उसके उस ऑफर को सुनते ही रमन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्या क्या एक हाई लेवल का आर्मर? लेकिन एक हाई लेवल का आर्मर तो मेरी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकता है। उसके बाद में रमन अनिकेत के हाथ से वह चीज ले लेता है और उससे कहता है कि वास्तव में तुम सही कह रहे हो, क्या तुम इससे बाद में मुकरोगे नहीं? रमन की बात सुनने के बाद में अनिकेत उससे कहता है, हाँ हाँ वास्तव में मैं जब एक बार प्रॉमिस कर देता हूँ ना तो उसके बाद में मैं अपने प्रॉमिस को कभी भी पीछे नहीं हटता, मेरा वचन ही है मेरा शासन। फिर ये वाला डायलॉग मारते हुए वह आगे की तरफ चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभी एक एंकर वहाँ पर अनाउंस कर रहा होता है कि अब नेक्स्ट मैच जिसके बीच में होने वाला है उनका नाम विक्रम वर्सेस रमन है। तो चलिए दोनों अब जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाइए। हालांकि जैसे ही वो अनाउंस करता है अचानक से सबके मन के अंदर खौफ बैठ जाता है। क्या क्या वास्तव में ये रमन है? क्या इस बार रमन विक्रम से वहाँ पर लड़ने वाला है? अरे हाँ वो उससे लड़ने वाला है। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सुना था कि वहाँ पर विक्रम ने रमन के चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था, वो भी अकेले के अंदर नहीं सारे भीड़ के अंदर, यानी कि उसको वहीं पर ही इज्जत के साथ में नंगा कर दिया गया था। उसकी वो बात सुनने
सुनने के बाद में दूसरा स्टूडेंट उससे पूछता है, तो फिर उसके बाद में रमन ने वहाँ पर क्या किया था? क्या उसने वहाँ पर वापस से विक्रम से बदला लेने की कोशिश की थी? लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त अक्षित विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से विक्रम वहाँ पर बच गया था। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से बात कर रहे थे, विक्रम और रमन दोनों अभी नीचे की तरफ उतरते हुए आ रहे थे। वह दोनों बड़े ही स्टाइल के अंदर अभी स्टेज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद में वह दोनों अपने आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम एक स्माइल के साथ में सामने खड़े हुए रमन को वहाँ पर जलाने या उसको उकसाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के अंदर एक अलग ही हंगामा मचा हुआ होता है। उनके हार्ट बीट तो तेज हो जाती है जब वो अपने सामने रमन को देखती है। वाह, रमन यहाँ पर आ गया है। वाह, रमन कितना ज्यादा हैंडसम है। अरे मेरा दिल तो उसके ऊपर हमेशा से आया है। आई लव यू रमन। और ऐसे ही वहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी। रमन, तुम यहाँ पर कर सकते हो, तुम उसको हरा सकते हो। हालांकि वहाँ पर ऐसी तरह से वह बहुत जोर जोर से शाउटिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से पीछे रिया आती है और वह कहती है, विक्रम तुम कर सकते हो, तुम रमन को हरा सकते हो। हालांकि जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि जितनी भी लड़कियां अभी वहाँ पर जोर जोर से रमन को सपोर्ट कर रही थी, अब वह रिया की तरफ पलट जाती है और वह कहती है, लड़की तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और तुम आखिरकार ये किस लूजर का नाम ले रही हो? तुम्हें पता नहीं हम सब कौन है? हम सब यहाँ पे रमन की सबसे ज्यादा फैंस, सबसे ज्यादा बड़ी फैंस हैं। लड़की, तुम चाहे से अपने उस बॉयफ्रेंड को कैसे भी देखती हो, चाहे से वो कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी वो वहाँ पर रमन के सामने नहीं टेक सकता। इसीलिए तुम फालतू में उसका सपोर्ट करना बंद कर दो। वहीं दूसरी तरफ उन सभी लड़कियों की ऐसी बात सुनने के बाद में रिया उससे कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम किसे सपोर्ट कर रही हो। तुम जिसको सपोर्ट करना चाहो उसको कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर केवल वन एंड ओनली वन विक्रम को ही सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा वर रमन नीचे धूल चाट रहा होगा। हालांकि रिया के ऐसे शब्द उन सभी लड़कियों के दिलों के अंदर आग लगाने के लिए काफी थे, और उसके साथ में सभी लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, लड़की, अगर तुम यहाँ पर अभी रमन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आई हो ना, यहाँ से निकल जा, वरना तेरे को यहाँ पर नोच नोच के हम लोग खा जाएंगे। सभी अब रेड आइज के साथ में एक दूसरे के साथ में कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर चिमकांडियां लड़ रही हो, और बहुत बुरी बुरी गालियां वह एक दूसरे को देती जा रही थी। जहाँ पर वह सभी लड़कियां इसी तरह से एक दूसरे से बंदरियों की तरह लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ रमन और विक्रम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वहाँ पर खड़ा हुआ एंकर उनसे कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये मैच यहाँ पर स्टार्ट करने का समय हो गया है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने आप का ध्यान रखना। वहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में अब वहाँ पर बातों की एक लड़ाई शुरू हो जाती है। रमन विक्रम से कहता है, विक्रम, आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। तुम्हें पता है कितने ज्यादा समय से मैं इसका वेट कर रहा था। आज मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। हालांकि रमन की वह बात सुनने के बाद में विक्रम भी उसको एक करारा जवाब दे देता है, अरे बच्चे, क्या तू अभी पिछली बार वाला सबक भूल गया है? क्या तू अभी उस चाटे को भूल चुका है जो कुछ समय पहले तेरे को पढ़ा था? अच्छा, अगर तेरे लिए वह सभी कुछ काफी नहीं था तो ठीक है, मैं तेरे को एक और बार सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तो वैसे मेरे हाथ के अंदर बहुत ही ज्यादा खुजली चल रही है। चल आजा, आज मैं तेरे को बताता हूँ कि विक्रम के हाथों के अंदर कितना ज्यादा स्वाद है। लेकिन विक्रम की वह बात सुनने के बाद में अरमान का दिल अब ऐसा हो गया था जैसे कि वो वहाँ पर विक्रम को कच्चा चबाकर खा जाएगा। वह उससे कहता है, देख विक्रम, तू बहुत ज्यादा ही शो ऑफ करने लगा है, और तू ज्यादा ही घमंडी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुझे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुझे इतना खतरनाक सबक सिखाऊंगा कि तू यहाँ से भागता भागता अपने अब्बू अम्मी के पास में जाएगा और उनसे कहेगा कि वहाँ पर रमन ने मुझे मारा है, जाओ उसको एक सबक सिखाओ। और इसके अलावा तू सोच रहा है ना कि उस दिन मैंने तुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस दिन क्या है कि अक्षित वहाँ पर आ गया था, जिसकी वजह से तू वहाँ से मेरे हाथों से बच गया था। हालांकि इस बार तू यहाँ पर अकेला है, तो देखते हैं कि आखिरकार तू इस बार अपने मम्मी को बुलाता है या अपने पापा को। अरमान की वैसी भगभग सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, अच्छा, तो तू मुझे यहाँ पर हराएगा? अरे तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तू मुझे यहाँ पर हरा सके। आज मैं तुझे फिर से एक और सबक सिखाने वाला हूँ। विक्रम की वैसी एरोगेंस देखने के बाद में अब रमन अपने आप को नहीं रोक पाता, अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देता है, और उसके साथ में वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ में आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसके आसपास में खतरनाक ऑरा निकल
निकलना शुरू हो जाता है। उसकी इस तरह की फास्ट स्पीड को देखने के बाद में आसपास में खड़े हुए सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये कहाँ पर गया? आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे जा रहा है? अरे मैं तो इसको ढंग से देख भी नहीं पा रहा। अरे ये तो इस रमन की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जो इसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड प्रदान करती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है कि तियान सिंह स्कूल के अंदर इसके सामने कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ अभी रमन एक ही पल के अंदर अभी विक्रम के सामने पहुंच चुका होता है और अपने हाथ के अंदर फायर फिस्ट बनाकर अभी विक्रम की ओर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। विक्रम, आज मैं तुझे यहीं पर ही मार डालूंगा। तूने आज जितनी भी इंसल्ट मेरी की है ना, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। हालांकि उस पंच को अपनी ओर आते हुए देखकर विक्रम बिल्कुल हल्की सी स्माइल के साथ में कहता है, ओ अच्छा अटैक है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रम को इस तरह से उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख ना उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करते हुए देखकर सारी दर्शक वहाँ पर घबरा जाते हैं। लड़के कहते हैं कि आखिरकार ये विक्रम क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वास्तव में वहाँ पर रमन के उस अटैक को अपने डायरेक्ट पंच से रोकने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा। वहाँ पर रमन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसी वजह से शायद वहाँ पर विक्रम को उसको डोज करने का मौका ही ना मिला हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वहाँ पर विक्रम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ अभी दोनों फोर्सेस एक साथ के अंदर टकरा जाती है, जिसके साथ में एक वहाँ पर खतरनाक ब्लास्ट होता है और वहीं वह एपिसोड खत्म। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जब विक्रम और रमन दोनों का पंच वहाँ पर टकराया था तो उससे वहाँ पर चारों तरफ एक खतरनाक तेज रोशनी फैल गई थी। वह चमक इतनी ज्यादा तेज थी जिसके साथ में सभी को देखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। ओ नो, ये कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। सभी उसी चीज को फील कर सकते थे। उसी के साथ में सभी पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। हालांकि जहाँ पर वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी उस पंच को आराम से डोज कर बैठा हुआ था। उसने केवल अपने एक नॉर्मल सेट के साथ में उसकी पावरफुल फिस्ट को वहीं पर ही रोक डाला था और वहीं उस चीज को देखने के बाद में सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या यह कैसे हो सकता है? क्या यहाँ पर वास्तव में विक्रम ने अभी अभी वहाँ पर रमन के उस पावरफुल पंच को डोज कर दिया था? अरे तुम्हें क्या पता। उसके अलावा तुम ये भी तो देखो कि वहाँ पर उतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड से वह रमन आगे बढ़ रहा था। अगर मैं वहाँ पर होता ना तो मैं तो वहाँ पर कब का ही मारा जाता। हालांकि वहाँ पर वो देखो उसने इतनी आसानी से उसको रोक लिया। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में विक्रम रमन से बहुत ज्यादा तेज है। सभी के मुंह आंखें फटी फटी थी और उनका मुंह पूरी तरह से पसीने से चूस गया था। वहीं दूसरी तरफ अभी रमन के हाव भाव भी बदले हुए थे। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, आखिरकार तुमने मेरे इस पंच को कैसे रोक लिया? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, हाँ क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तुम्हारे इस पंच को कैसे रोक लिया। हालांकि चलो, वैसे भी तुम्हारे इस पंच को मैंने ऐसे ही रोक लिया है तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हालांकि जहाँ पर विक्रम उसको इसी तरह से उकसाने की कोशिश कर रहा था वहीं दूसरी तरफ एक्सक्यूज मी गर्ल्स, क्या हुआ? तुम्हारे अब हाव भाव कहाँ पर गए? अरे तुम इतनी देर से उछल रही थी ना, अब देख लिया ना तुम्हारा वह रमन किस तरह से अभी धूल चाट रहा है। अभी कुछ समय बाद में वह विक्रम की ताकत के सामने उसके पैरों को चूम रहा होगा। अभी रिया वहाँ पर सभी लड़कियों को चिढ़ा रही थी। वहीं सभी लड़कियां उसकी बात सुनने के बाद में मुंह सुझा लेती है। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे रुको तो सही, तुम्हें पता नहीं है शायद अभी वहाँ पर रमन ने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया होगा, इसी वजह से वह अभी वहाँ पर विक्रम उसको डोज कर सकता था। हालांकि अब ये देखते हुए कि गर्ल्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, रिया ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। क्या कहा तुमने? क्या वास्तव में तुम्हारा वह रमन इतना ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तुम चिंता मत करो। अभी थोड़ी देर बाद में देखना कैसे रमन तुम्हारे उस प्यारे से नन्हे मुन्ने से विक्रम को सबक सिखाएगा। इसी तरह से वह फिर से बंदरे हुई तरह चिमका इंडिया की तरह वहाँ पर लड़ना शुरू कर देती है। फिर रिया उससे कहती है, अरे बच्चियों, तुम रो मत हो यार, तुम थोड़ी देर रुको तो सही। अभी देखना विक्रम वहाँ पे थोड़ी ही देर के अंदर कैसे जीत कर आ जाता है। जहाँ पर वो सभी इसी तरह से बात कर रहे थे, अभी रमन ने अपने आप को संभाला और वो पीछे की तरफ चला आता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो थोड़ी देर वहाँ पर रहता तो वहाँ पर उसके ऊपर दोबारा अटैक हो सकता था। वो मन ही मन के अंदर सोच रहा था कि आखिरकार इसने मेरी इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को कैसे रोक लिया। लगता है अब मुझे अपने उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करना ही होगा, जिसका नाम था तिन युन जोन। उसको इस तरह से सोचते हुए देखकर विक्रम ने उससे कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इधर आ जाओ। अगर तुम जो भी सोच रहे हो ना उसको जल्दी से करो, मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे अभी जाकर पढ़ना भी है, वरना मेरे अब्बू मेरे पिछवाड़े को सुझा डालेंगे। वही विक्रम की बात सुनने के बाद में रमन ने उससे कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जल्द ही मैं वापस आने वाला हूँ और इसको जल्द ही
खत्म कर डालूंगा। इतना कहने के साथ में रमन ने जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और फिर वह अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है। जैसे उसने ऐसा किया था, अचानक से उसके अंदर से तेज स्पीड निकलना शुरू हो जाती है और उसके क्लोन्स बाहर निकलकर अब विक्रम को घेरना शुरू कर देते हैं। ठीक है विक्रम, अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया है, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। इसी साथ में अब वहाँ पर रमन की सारे क्लोन्स विक्रम को घेर लेते हैं। उसको देखने के बाद में विक्रम मन ही मन में सोचने लगता है, ओह अच्छा, तुम इस टेक्निक का यूज कर रहे हो, केवल 5 ही क्लोज बना पाने में कामयाब हुए हो। जहाँ पर वो इसी तरह से उसके बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेनू टीचर के भी यही हाल थे। क्या एक्सटर्नल लो ये आखिरकार इस लेवल के ऊपर कैसे पहुंच गया? मुझे ऐसा लगता है कि रमन ने वहाँ पर पहले ही थिंक जोन का वहाँ पर ट्रेनिंग की है, इसी वजह से ये यहाँ पर इस लेवल तक पहुँच पाया था। अभी रमन थिंक जोन का जो 3rd स्टेज होता है उसके ऊपर पहुंच चुका होता है। उसी बारे में रेनू अभी सोच रही होती है। जहाँ पर वो इस तरह से बात कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सभी के अंदर हड़कंप मच जाता है और सभी बातें करने लगते हैं। ओ, अब यहाँ पर विक्रम का खेल खत्म होने वाला है। अरे यार ऐसा मत कहो, यहाँ पर विक्रम इतनी अच्छी फाइट कर रहा था, मुझे तो वास्तव में उसकी फाइट देखने में मजा आ रहा था। हाँ, मजा तो मुझे भी आ रहा था। हालांकि तुमने देखा नहीं कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगा है। अब तो ऐसा लगता है कि विक्रम का यहाँ पर एंड टाइम आ ही चुका है। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी रमन आगे बढ़ते हुए जा रहा था और वह कहता है ए विक्रम, अब तू बता, तू आखिरकार कैसे मेरी इस टेक्निक को डोज कर पाएगा? ऐसे ही कहते कहते अब उसके सारे क्लोन्स इसी चीज को रिपीट करने लगते हैं और वो बार बार उस विक्रम के चारों तरफ उसको इल्यूजनेट करने के लिए घूमने लगते हैं। हालांकि विक्रम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उससे साफ साफ तौर से पूछ लेता है, अच्छा तो तुम इस टेक्निक का यूज कर रहे हो, क्या तुमसे मैं एक चीज पूछ सकता हूँ कि आखिरकार इस टेक्निक को बनाया किसने है? विक्रम की बात सुनने के बाद में रमन वहीं पे रुक जाता है। हाँ, तुम आखिरकार यहाँ पे लड़ने आए हो या फिर मुझे बातें करने? हाँ, अगर तुमने यहाँ पर पूछा है तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि वास्तव में जो थिंग्स जोन टेक्निक है ये फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है और इसके अलावा रूमर्स के हिसाब से बताया गया है कि इस टेक्निक को बनाने वाला स्टार एम्परर है। हो अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में पता है? रमन की बात सुनने के बाद में विक्रम ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में उससे कहा, ठीक है इडियट, अब तू ये देख आखिरकार अब तेरा यहाँ पर क्या होने वाला है और इस टेक्निक को तू आराम से देख। इसके बाद में विक्रम जल्दी से अपने एक हाथ को ऊपर उठा लेता है। जैसे वो ऐसा करता है, उसके अंदर से उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसके अंदर से अब अचानक से बहुत सारे क्लोन्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। बच्चे क्या हुआ? अब देख तेरा अब्बू है यहाँ पर। हालांकि विक्रम को वैसा करते हुए देखकर रमन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ, ये क्या तुमने ये कैसे किया? और अभी उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि वह देख सकता था कि वहां पर अभी विक्रम ने उसके सामने 10 क्लोन्स बना दिए थे जो उससे कहीं ज्यादा थे। चल अब तो बता, अब कौन ज्यादा शक्तिशाली है? विक्रम ने एक डेविल स्माइल के साथ में रमन से कहा। रमन के सामने अभी सारे सारे क्लोन्स इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर रमन को देखकर उनका मुंह थोड़ा सा फटा था ना, वहीं अब विक्रम की उस टेक्निक को देखने के बाद में सभी का चेहरा और मुंह ऐसे फटा था जैसे कि कभी भी उसके मुंह के अंदर कोई भी सांप घुस सकता था। ये क्या विक्रम को भी इस टेक्निक के बारे में पता है? हाँ, देखने से तो ऐसा ही लगता है और ऐसा भी लगता है कि इसने इस लेवल को बहुत ज्यादा अच्छे तरह से सीख रखा है। तुमने देखा नहीं, जहाँ पे रमन ने 5 ही क्लोन्स बनाए थे, वहीं इसने दूसरी तरफ 10 क्लोन बना डाले। वहीं जहाँ पर वो सभी इसी तरह से शौक थे, वहीं दूसरी तरफ अनिकेत का भी यही हाल था। ये आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ए बेवकूफ रमन, तू क्या कर रहा है? जल्दी से वहाँ पर उस विक्रम को मार डाल। आखिरकार क्या आज ये इस रेस से भी हारने वाला है? जहाँ पर वह इसी तरह से गुस्से के अंदर था, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां रोने लगी थी। हमारा हीरो, हमारा रमन यहाँ पर, उसको क्या हो रहा है? आखिरकार ये कैसे हार सकता है? अरे अरे मेरा लव, मेरी जान यहाँ पर हारने वाला है। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। सभी गर्ल्स इसी तरह से अभी विक्रम और रमन के फाइट को देखकर रोने लगे थे और सभी को भी रमन की ही वहाँ पर चिंता होती जा रही थी। अरे लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो वहाँ पर एक ट्रेश है ना विक्रम, और वो विक्रम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, तो आखिरकार इसके पास भी इतना शक्ति
कैसे आ गई जहाँ पर वह सभी इसी तरह से रो रही थी। वही रिया भी इसके अंदर उनके अंदर माचिस लगाने के लिए आ जाती है क्योंकि तेल तो लगा हुआ ही था। उसने कहा, देख लिया तुम्हारा रमन कितना ज्यादा शक्तिशाली है, देख लिया ना मेरा बॉयफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड विक्रम। तुम्हारे रमन की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, जल्द ही वो पता नहीं कौन से नर्क के अंदर पड़ा हुआ होगा। अभी रिया को उनकी ऐसी हालत देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। अभी तो उसके मन के अंदर ऐसे लड्डू फूट रहे थे जैसे कि कभी भी वह फटकर बाहर निकला है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रमन को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है, आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। चलो ठीक है, अब इसको जल्दी से जल्दी मुझे यहीं पर ही खत्म करना होगा। उसी के साथ में अब वो चीटिंग करने के लिए अपने पास में से एक स्वॉर्ड बाहर निकल लेता है और वह विक्रम से कहता है, ठीक है विक्रम, अब तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया है। उसी के साथ में उसने विक्रम के अंदर वो तलवार लगा दी थी। उसके साथ में विक्रम भी वहाँ पर हैरान परेशान हो चुका था। तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, विक्रम मजाक उड़ाते हुए रमन से कहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रमन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके साथ में ही उसकी सारी आंखें चमकने लगती है। उसके साथ में वह कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे इस अटैक से बच चुके हो। हालांकि तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से अपंग बनाकर छोड़ूंगा। उसके बाद में अब लगातार रमन एक के बाद में एक वार विक्रम की ओर डिलीवर करता रहता है। हालांकि हर एक वार विक्रम को वहाँ पर डिलीवर्ड ही नहीं होता है, वह तो हर बार उसको टॉस करते जा रहा था और उसकी जगह उसका क्लोन आ जाता है और वो बार बार रमन को वहाँ पर चिढ़ा रहे थे, वाह वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, बहुत ही ज्यादा स्लो। उसके बाद विक्रम उससे कहता है, चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, तुमने बहुत देर तक मेरे ऊपर अटैक कर लिया है, अब मेरी बारी है, मेरे पास में टाइम भी नहीं है। हालांकि विक्रम की वह बात सुनने के बाद में रमन को समझ नहीं आता कि अब उसको वहाँ पर क्या करना चाहिए। हालांकि जिससे पहले कि वो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स दे पाता, उससे पहले वहाँ पर विक्रम अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और हरिकेन उसके चारों तरफ क्रिएट करने लगता है। विक्रम के सारे क्लोन्स अभी रमन को वहाँ पर घेर लेते हैं और उसके चारों तरफ अब एक हरिकेन बनाने लगते हैं। विक्रम के उस अटैक के द्वारा अभी रमन को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था और वह अपने सर को पकड़े हुए वहीं पर ही खड़ा था अपने आप को डिफेंस करने के लिए। हालांकि थोड़ी देर बाद में वह हरिकेन वहीं पर ही खत्म हो जाता है और वहाँ से धूल धीरे धीरे हटने लगती है। उसको हटने के बाद में रमन देखता है तो वो पता है कि उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद में वह विक्रम, मुझे पता था तुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, अरे तो बस यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंकता है, ये तो केवल तूने इल्यूजन के साथ में किया था, मुझे पता था तेरे पास में इतनी ज्यादा शक्तिशाली ताकत या टेक्निक नहीं हो सकती। बच्चे, मैं तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त अभी विक्रम के जितने भी क्लोन्स थे ना, वो उस रमन के चारों तरफ बिखरे हुए थे। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में जब विक्रम अभी उसको कुछ भी नहीं कर रहा था, वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अब बहुत हुआ, अब तुझे यहीं पर ही खत्म करने का समय आ गया है। जिसके साथ में अब विक्रम जल्दी से रमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हालांकि उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर रेनू समझ जाती है कि वो क्या करने जा रहा होता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं विक्रम, तू ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि जिससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही बहुत ज्यादा देर हो गई थी और एक स्लेश अटैक सीधे रमन की आर्म के ऊपर आकर लगता है। मेरा हाथ! और वहाँ पर रमन जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसका हाथ अभी उसके बॉडी से अलग हो चुका था और अब वह अपने घुटनों के बल अपने हाथों को पकड़े बैठा हुआ था। उसके साथ में ही जब विक्रम ने उसके हाथ को काट दिया था तो उसके बाद में वह उसके पास में उसकी स्वॉर्ड को फेंक देता है। चलो ठीक है, अब बहुत हुआ, मैंने तुझे यहाँ पर एक सबक सिखा दिया है। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने केवल तेरा यहाँ पर एक हाथ ही काटा है, बस ये तो तेरे लिए एक वार्निंग थी। हाँ, अगर तू यहाँ से मेरे से बदला लेना चाहता है तो तू मेरे पास में आ सकता है, मैं तेरे लिए रेडी बैठूंगा, लेकिन हाँ, तुझे मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इस बार तो केवल मैंने तेरा हाथ काटा है, अगली बार तेरा सर हो सकता है। उसके बाद में विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पीछे की तरफ पलटता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि जहाँ पर वो जा रहा था उसी तरफ अभी उसके सारे दोस्त और स्टूडेंट्स यही बात कर रहे थे, आखिरकार ये विक्रम कितना ज्यादा क्रूर है, आखिरकार इसने कैसे रमन के हाथ को काट दिया। सभी की फटकर चार हो चुकी थी क्योंकि अभी उनको विक्रम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वास्तव में ये विक्रम तो बहुत ज्यादा क्रूर है, आखिरकार इसने कैसे उसके एक हाथ को बिना कुछ सोचे समझे काट दिया है। सभी इसी तरह से उससे डर भी रहे थे और उसके बारे में बातें भी कर रहे थे। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, रेनू टीचर आगे बढ़ती है और वो विक्रम से कहती है, हे विक्रम, तुमने ये क्या कर दिया, आखिरकार तुम कैसे एक अपने स्कूल मेट का हाथ काट सकते हो, आखिरकार वह तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। हालांकि रेनू की वो बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, लेकिन टीचर, वो था जिसने पहले स्टार्टिंग की थी, इसके अलावा वहाँ पर हम लोग केवल एक फाइट कर रहे थे, हालांकि उसके चलते हुए वो वहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को खत्म कर देना चाहता था, तो क्या वहाँ पर मैं अपने हाथों पर हाथ रखकर और पैरों पर पैर रखकर बैठा रहता? नहीं नहीं, मैं इतना भी ज्यादा दयावान नहीं हूँ, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर केवल उसका एक हाथ ही काटा है वार्निंग के लिए, ताकि अगली बार वह समझ जाए कि अगर वह दोबारा से ऐसा करने
करने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। इतना कहने के बाद में विक्रम वहाँ से जाने लगता है। हालांकि रेनू उसको पीछे से एक वार्निंग दे देती है और उससे कहती है, ठीक है विक्रम, तुम अपनी मर्जी की बहुत ज्यादा कर चुके हो, हालांकि अब तुम वेट करो, अब तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जहाँ पर वो ऐसे कह रही थी, उसी अगले सीन के अंदर एल्केमी एसोसिएशन के अंदर क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्या वहाँ पर हमारे मास्टर विक्रम को वह सभी स्कूल से बाहर निकलने वाले हैं? अभी मास्टर अजहर के पास में उसका एक मैसेंजर आया हुआ था, वो उसको वही मैसेज दे रहा था। हाँ मास्टर, वास्तव में ऐसा ही होने वाला है। बात कुछ ऐसी है कि एक वहाँ पर कंपटीशन हो रहा था, उस समय मास्टर विक्रम ने वहाँ पर ये फैमिली के यंग मास्टर रमन का एक हाथ काट दिया था, जिसकी वजह से अब उसको वहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए सभी वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में अजहर ने उससे कहा, ठीक है बहुत हुआ, अब तुम फालतू में मेरे को कोई भी एक्सक्यूज बना दो और सीधा जाओ और उस ध्यानसिन अकेडमी को बता दो कि उसके साथ में मैं खड़ा हूँ। अगर वहाँ पर मास्टर विक्रम को कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर मास्टर विक्रम ने क्या किया था, हालांकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अजहर की बात सुनने के बाद में उसका मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर, तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में उस ध्यान से स्कूल के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वह मेरे फादर को वहाँ से निकाल देंगे? आखिरकार उन सभी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हाँ मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर मास्टर विक्रम ने ये फैमिली के एक यंग मास्टर का हाथ काट दिया है। लेकिन उसकी वो बात बिना सुने ही वह उससे कहता है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जाकर सभी को बता दो, अगर किसी ने भी उनको एक हाथ लगाने की कोशिश की ना तो वो वहाँ पर मारे जाएंगे। जी हाँ मास्टर, इतना कहने के बाद में उसका मैसेंजर भी वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, वहीं अभी रॉयल फैमिली के अंदर भी यही सब कुछ चल रहा था। अभी रॉयल फैमिली के पैलेस के अंदर, आखिरकार तुम ये क्या कहना चाहते हो? क्या वास्तव में वहाँ पर डॉक्टर विक्रम को उस स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है? आखिरकार के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई थी। महल के अंदर अभी महाराज और कबीर दोनों बातें कर रहे थे। कबीर अभी वहीं पर ही भीख मांगने की स्थिति के अंदर बैठा हुआ था। वह अपने सामने बैठे हुए महाराज से कहता है, महाराज बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर विक्रम ने कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर पनिशमेंट दी जाने वाली है। हालांकि अब आपको वहाँ पर उन्हें बचाना होगा। उसकी बात सुनने के बाद में महाराज थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं। हालांकि अचानक से वो वायलेंट हो जाते हैं। आखिरकार कौन है जिसने वहाँ पर मास्टर विक्रम को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? वही है जिन्होंने मेरी वहाँ पर लाइफ बचाई थी। तो आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है जो उनको वहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? उसके बाद में वो उससे कहता है, ठीक है, जल्दी से मेरे सभी नौकरों को यहाँ बुलाओ और उनको त्यागसिंह अकेडमी के अंदर भेजो और जो मैं उन्हें कहता हूँ वो वहाँ पर जाकर वो मैसेज बता दो। जहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विक्रम आराम से अपनी क्लास के अंदर आता है और वह अपनी बेंच की तरफ जा रहा होता है कि अचानक से पीछे से रिया उससे कहती है, विक्रम तुम्हें पता है कि आखिरकार अब तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हो? हालांकि रिया की वो बात सुनने के बाद में विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कहता है, अरे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे लिए ये सभी ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। अरे वहाँ पे केवल मैंने उसको मारा तोड़ना है, उसका केवल एक हाथ ही तो काटा है, क्या हुआ? एक हाथ से वह धोता था, एक हाथ से खाता था, इस बार वह दोनों हाथों की जगह एक हाथ का यूज कर लेगा धोने में और खाने में। विक्रम ने वो बात बड़े ही मजाक के साथ में कही थी। हालांकि उसकी वो बात रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विक्रम? तुम इतने ज्यादा क्रूर कब से हो गए हो कि तुमने वहाँ पर रमन का हाथ ही काट दिया? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया था? लेकिन बार बार ये देखते हुए कि कैसे रिया अभी बार बार रमन का वहाँ पर साइड ले रही थी, तो उसके साथ में विक्रम थोड़ा सा नाराज हो जाता है और उससे कहता है, आखिरकार तुम उसके साइड क्यों ले रही हो? अरे उसने मेरी वहाँ पर कल्टीवेशन को खत्म करने की कोशिश की थी और फिर भी तुम बार बार उसकी साइड लेती जा रही हो। क्या तुम मेरी दोस्त हो या फिर उसकी? हालांकि विक्रम की वो बात सुनने के बाद में रिया परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब उसको क्या कहना चाहिए। वह उससे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं विक्रम, बात कुछ ऐसी है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मेरे को तुम्हारी फिक्र है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए डरी हुई हूँ कि कहीं पे तुम्हें इस स्कूल से ना निकाल दिया जाए। वह दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक से एक पैर आता है और उस क्लास के गेट को जोर से किक मारता है। उस किक की वजह से वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं, यह कौन आ गया? हालांकि अगले ही पल देखा जाता है कि वहाँ पर उस अकेडमी का एक प्रिंसिपल अंदर आ रहा होता है। उसके साथ में रेनू टीचर और दो और अलग जने भी आए हुए थे। वहाँ का वो प्रिंसिपल आगे बढ़ता है और वो विक्रम से कहता है, हे विक्रम, क्या तू अब अपनी वह सारी गलती को एडमिट करता है जो तूने वहाँ पर किया था? बड़ा ही गुस्से के अंदर लग रहा था। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में उसके पीछे जो दो आदमी खड़े हुए थे उनमें से एक कहता है, अरे प्रिंसिपल, आखिरकार तुम इन्हें यहाँ पर, अरे प्रिंसिपल, आखिरकार तू इनसे अब क्या बात कर रहा है? इसने खुद के एक क्लासमेट को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया है और उसके साथ में उसके हाथ को भी काट दिया है और तुम फिर भी यहाँ पर इससे बात करने के लिए आए हो। जल्दी से इसको यहाँ से हमारे स्कूल से बाहर निकाल दो। हालांकि उसकी वो बात सुनने
सुनने के बाद में उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा उससे कहता है, तुम क्या कह रहे हो? अरे इसको इस स्कूल से नहीं, इस दुनिया से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि इसने मेरे बेटे को वहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसकी वो बात सुनने के बाद में क्लास के अंदर हंगामा मच जाता है। क्या क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? अरे अरे ऐसा तो होना ही था। आखिरकार विक्रम ने वहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अरे वहाँ पर उसने विक्रम ने सीधे उस रमन के हाथ को ही काट दिया था। तो उसके बाद में अब तुम बताओ कि उसके साथ में क्या ही हो सकता था। और अब विक्रम ने ऐसा सब कुछ कर दिया था, तो अब तुम बताओ कि आखिरकार कौन उसकी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वहाँ पर वह सभी इसी तरह से बात कर रहे थे। हालांकि विक्रम के ऐसे बर्ताव को देखने के बाद में प्रिंसिपल उससे कहता है, चलो ठीक है, तुमने वहाँ पर उस रमन के हाथ को काट दिया, हालांकि तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम एक हल्की सी हंसी के साथ में कहता है, हाँ क्या कहा? हाँ मुझे सब पता है कि आखिरकार मेरे पास कौन खड़ा है। अरे मेरे पास में बेवकूफों की एक टोली खड़ी हुई है जो मुझे पास में फालतू में बात करने के लिए आई हुई है। हालांकि विक्रम की वो बात प्रिंसिपल की दिल को छू जाती है और उसको उससे प्यार हो जाता है। और उससे कहता है, विक्रम तूने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा? क्या तुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है कि कैसे एक प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए? आखिरकार तू इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो गया? प्रिंसिपल अभी विक्रम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हालांकि उसकी वह गुस्से को देखने के बाद में रिया उससे कहती है, प्रिंसिपल 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 हाँ हाँ हम मानते हैं कि विक्रम ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हालांकि फिर भी आपको उसको इस तरह से स्कूल से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर है और आगे जाकर वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। हालांकि रिया की वो बात सुनने के बाद में प्रिंसिपल के साथ में आया हुआ व्यक्ति कहता है, जो कोई और नहीं था, रमन का फादर था। वो उससे कहता है, अरे अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा ग्रेट ह्यूमन है या फिर ये किस तरह से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है, हालांकि इसने अभी मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की थी। उसकी वो बात सुनने के बाद में प्रिंसिपल फिर से विक्रम से कहता है, देखो विक्रम तुम्हें भी पता है कि इस कंट्री के अंदर रूल्स है और इसके अलावा इस स्कूल के अंदर भी कुछ अपने ही अलग रूल्स हैं। इसी वजह से अब हम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपने एक क्लासमेट को वहाँ पर चोट पहुंचाई है और उसका एक हाथ काट दिया है, इसकी वजह से अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम वहाँ पर बड़े भयानक लगने लगता है और वह अपनी बेंच से खड़ा होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम मेरे को यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को खराब करते हो तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा कहूँ, आ बच्चे मुझे मार? अरे मैं इतना ज्यादा पागल नहीं हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने केवल उसको एक वार्निंग दी थी, वहाँ पर उसको मारा नहीं था। विक्रम अभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उससे कहता है, देख लो अब इसका सबक तो उसको मिल ही गया है। हालांकि विक्रम की वो बात सुनने के बाद में प्रिंसिपल उससे कहता है, ए विक्रम तू चाहे से कुछ भी कहे, फालतू के बहाने मेरे सामने मत बनाए, मुझे पता है तूने यहाँ पर क्या किया है। लेकिन अब ये देखते हुए कि प्रिंसिपल उसकी बात को समझने का नाम नहीं ले रहा था, विक्रम अब बिल्कुल एक घोस्ट की तरह लगने लगता है और वह उससे कहता है, अच्छा अगर कोई आपकी कल्टीवेशन को वहाँ पर खराब करने के लिए आए तो क्या तुम उसको वहाँ पर छोड़ दोगे या फिर तुम उसको यहाँ पर मिठाई खिलाओगे? विक्रम का वह सवाल सुनने के बाद में प्रिंसिपल का मुंह बंद हो जाता है। हालांकि वहीं अब दूसरी तरफ रिया उसकी तरफ से माफी मांगने लगती है, प्रिंसिपल विक्रम की तरफ हम माफी मांगते हैं और अगर आपको उसको मारना है या उसको बाहर निकालना है तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। उसकी वो बात सुनने के बाद में अब सारे स्टूडेंट भी ऐसे करने लगते हैं, हाँ हाँ हम विक्रम के लिए साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो हम भी बाहर निकल जाएंगे और अगर आपको किसी की लाइफ चाहिए तो हमारी लाइफ ले सकते हो। सभी इसी तरह से बात करने लगते हैं। जहाँ पर सभी स्टूडेंट इसी तरह से बात कर रहे थे वही रेनू टीचर भी आगे बढ़ती है, हाँ हाँ मैं भी इनके साथ में हूँ। हालांकि अब उनकी वो बात सुनने के बाद में उन दोनों का मूड बदल जाता है और अब उस रमन का पापा आगे बढ़ के आता है और उससे कहता है, बस अब बहुत हो गया, यहाँ पर अब इस विक्रम का मरने का समय है। जो इसने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती की है उसके लिए तो केवल इसकी एक ही पनिशमेंट है, इसकी मौत, और इसके लिए मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। उसके अगले ही पल अभी रमन का पापा सीधा उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ने लगता है और अब उसकी तलवार उसके सर के पास में पहुंच जाती है। उसके साथ में ही उसी स्टॉप के अंदर वह कहानी खत्म हो जाती है। वह रमन के पापा की वह तलवार अभी विक्रम को टच करने ही वाली थी कि अचानक से दो उंगलियां उसके बीच में आ जाती है और उसको वो वहीं पर ही रोक लेती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह कोई और नहीं था, वहाँ पर एक अलग मैसेंजर आया हुआ था। बस वह इजी से ट्रैप के साथ में उस तलवार को पीछे की तरफ फेंक देता है। हालांकि उसको वहाँ पर उस तलवार को रोकते हुए देखकर प्रिंसिपल ने उससे पूछा, हे आखिरकार तुम कौन हो जो यहाँ पर हमारे बीच में दखल
देने के लिए आए हो। हालांकि उस मोटे ठरकी प्रिंसिपल की कोई न बात सुनते हुए उस मैसेंजर ने उससे कहा, ठीक है, तुम सभी यहाँ पर मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर एक मैसेज लेकर तुम्हारे लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पर भेजने वाले कोई और नहीं है, मास्टर अजहर है। क्या मास्टर अजहर? जैसे वो सभी ने उनका नाम सुना, अचानक से वहाँ पर तहलका मच जाता है। सभी ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार मास्टर अजहर ने यहाँ पर क्यों अपने मैसेंजर को भेजा था, वो भी इस टाइम पर। वहाँ पर उन सभी के झटकों से अलग वो उनसे आगे कहता है। बात कुछ ऐसी है कि मास्टर अजहर ने मुझे ऐसा कहकर यहाँ पर भेजा है कि मैं यहाँ पर मास्टर विक्रम की तरफ से बोलूं और उन्हें यहाँ पर बचाऊं, क्योंकि वह वहाँ पर मास्टर अजहर के एक अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से कोई भी उन्हें यहाँ पर अब परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे बीच के अंदर कोई भी मैटर हुआ हो, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसा उसने ऐसे सब कहे थे कि अचानक से क्लास सोचने लग जाती है, क्या क्या वास्तव में मास्टर अजहर खुद वहाँ से अपने एक मैसेंजर को भेजा है? क्या वो वास्तव में अभी विक्रम की साइड लेना चाहते हैं? आखिरकार ये विक्रम कौन है? विक्रम का बैकग्राउंड क्या है? सभी इसी तरह से बातें करने लगते हैं। और उसने क्या कहा कि वास्तव में विक्रम और वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो एक बुढ़े हैं और ये एक स्टूडेंट, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कैसे हो सकती है? वहाँ पर वो इसी तरह से हैरान परेशान और बहुत ज्यादा खतरनाक झटके के अंदर थे कि अचानक से उस क्लास का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से कुछ मेंबर्स अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं रेनो टीचर का ध्यान उस तरफ जाता है। हालांकि वो उनको नहीं पहचान पाती और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, लेकिन वो जिससे पहले ये पूरा सोच पाती ना, उससे पहले ही उनमें से एक कहता है, ए हम लोग अभी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर से आए हुए हैं, हम लोगों के पास में तुम्हारे लिए एक मैसेज है। हालांकि वहाँ पर उनको ऐसे आते हुए देखकर क्लास के स्टूडेंट्स फिर से परेशान होते हैं। अब ये आखिरकार यहाँ पर क्या करने आ गए, वो भी मार्शल आर्ट एसोसिएशन से? क्या अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन भी अभी विक्रम की साइड लेने के लिए आई हो? क्या वो यहाँ पर विक्रम को बचाने के लिए आए थे? वह दोनों वहाँ पर आते हैं और उन्हें एक मैसेज देते हैं, ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट द्वारा यहाँ पर भेजा गया है और मास्टर आदर्श ने हमें यहाँ पर एक मैसेज देकर भेजा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि कोई भी यहाँ पर अब विक्रम को परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है और कोई भी इनको यहाँ पर नहीं निकालेगा। अब से मास्टर विक्रम यहाँ पर बिना किसी परेशानी के पढ़ेंगे। जैसे उसने वह शब्द कहे थे ना, अचानक से क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, उनका मुंह इस तरह से फटाका फटा रह गया था जैसे कि वह किसी चीज को खाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि वो उसके मुंह के अंदर न घुस रही हो। आखिरकार हम लोग क्या यहाँ पर सपना उपना देख रहे हैं? पहले मास्टर अजहर का मैसेंजर आया और अब यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर से ये सभी मैसेंजर्स यहाँ पर आए हुए हैं। आखिरकार ये सभी यहाँ पर क्या विक्रम की तरफ आए हैं? क्या ये सभी सभी विक्रम की तरफ से आए हैं? हालांकि ये विक्रम है कौन? वहाँ पर सभी अभी इसी तरह से बातें करने लगते हैं। अरे ये विक्रम आखिरकार कौन सा देवता है जो इसकी साइड लेने के लिए यहाँ पर सबके सब आ गए? अरे हमें जितना पता है कि ये तो एक कचरा फैमिली के अंदर से, तो फिर आखिरकार कौन यहाँ पर इसको इस तरह से बचाने के लिए आगे बढ़ता हुआ आ रहा है? क्योंकि सभी को पता था कि वास्तव में जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन और मास्टर अजहर थे ना, वह इस कंट्री के अंदर का एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड था और सबसे ज्यादा खतरनाक एसोसिएशन के अंदर से माना जाता था। और उनका इस तरह से विक्रम की साइड लेते हुए देखना वास्तव में उनके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। हालांकि उनकी बातों से विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो आराम से वहीं पर ही खड़ा हुआ था। हालांकि अगले ही पल हमें एक स्क्रॉल दिखाया जाता है जिसको किसी ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ था। उसके अंदर से बहुत ही अच्छी रोशनी बाहर निकल रही थी जो ये दिखा रही थी कि वो वास्तव में एक इंपीरियल स्क्रॉल है। हालांकि अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि अब 3 और मैसेंजर्स अभी उस क्लासरूम के अंदर आ रहे होते हैं। उनमें से जो उन तीनों का एक सीनियर होता है वह उनसे कहता है, हम लोग यहाँ पर महल के अंदर से आए हुए हैं और हम सभी के पास में एक मैसेज है जो महाराज द्वारा हमें यहाँ पर भेजा गया है। हम लोग आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि जो मास्टर विक्रम है वह इस कंट्री की एक बोन है जिसको एक पिलर भी कहा जा सकता है। इसी वजह से कोई भी अब उन्हें यहाँ पर परेशान नहीं करेगा, नहीं उन्हें किसी तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। और हाँ, अगर किसी ने उन्हें यहाँ पर पनिशमेंट या उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उसके बाद में उनकी एक ही सजा हो सकती है, मौत। वो मैसेज में बिल्कुल शांत लग रहा था, हालांकि जो उसके वर्ड्स थे ना वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे। हालांकि उन्हीं शब्दों के बीच के अंदर जो स्टूडेंट्स को पहले 2 बार झटका लग चुका था, इस बार तो उनके होश वोश सब खो चुके थे। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह कब्र के अंदर सो जाएंगे। अरे भाई ये क्या हो रहा है? एक और मैसेंजर, अब यहाँ पर और कौन आने वाला है? अरे अब कहीं पर यहाँ पर एक बड़ा सा स्टार एम्पायर तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि पहले तो वह 2 और अब ये आखिरकार ये विक्रम आया कहाँ से है?
अरे आया कहाँ से भी हो, लेकिन अब ये देखो कि अब ये फैमिली वहाँ पर विक्रम का कुछ नहीं उखाड़ सकती। अरे उखाड़ना तो क्या, वो उसको टच भी नहीं कर सकती है। अरे अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, अरे तुम ये फैमिली की बात कर रहे हो। अब तो जो ये हमारी स्टार अकेडमी है ना, इसकी भी फटकर चार हो जाएगी अगर इन लोगों ने अभी विक्रम को हाथ लगाने की कोशिश की। इनके अंदर औकात नहीं है कि ये अब विक्रम को वहाँ पर टच या उसको एक छोटा सा वर्ड भी कह सके। हालांकि वो बात सुनने के बाद में प्रिंसिपल को ऐसा लगा जैसे कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, और वो विक्रम को ऐसे देखने लगता है जैसे कि कोई देवता उसके सामने खड़ा हुआ हो। हालांकि उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद में विक्रम थोड़ा सा नाराज लग रहा था। ये क्या हो गया, मैंने तो अपना सारा सीक्रेट छुपाने के लिए कहा था, लेकिन ये सब के सब, अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों करने लगे हो, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना था। आखिरकार ये हमारा सीक्रेट था जो किसी को भी नहीं बताना था। हालांकि जहाँ पर विक्रम इसी तरह से नाराज खड़ा था ना, वहीं प्रिंसिपल के तो अभी छक्के छूट चुके थे। ठड़की प्रिंसिपल अभी इस कगार पर पहुंच चुका था कि किसी भी ठड़की प्रिंसिपल की वहीं पर ही मौत हो जाएगी। के बाद में वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है और एक ही पल के अंदर बिल्कुल क्रिकेट की तरह रंग बदल लेता है और अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहता है, ठीक है विक्रम, अब हम लोग इस मैटर को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और उसके पीछे जो वो दो मेंबर्स अभी उसके साथ में आए हुए थे ना, वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। अरे उनके अंदर अब चूचा करने की भी हिम्मत नहीं थी। दोनों वहाँ पर टेलीपैथी द्वारा बात करने लगते हैं। प्रिंसिपल, अरे अब तो हमारे अंदर इतनी जान भी नहीं है कि हम विक्रम का वहाँ पर कुछ उखाड़ सके। अरे अगर अब हमने यहाँ पर विक्रम को केवल मेरे उस नालायक सुपुत्र के लिए अगर एक बार भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हमारी ये फैमिली वहाँ से खत्म हो जाएगी। चलो चलो, हमारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि हम विक्रम को वहाँ पर कुछ कर सके। यहाँ से निकलने में भी फायदा है। हाँ तो निकलो ना। उसके अगले ही पल वह तीनों की तीनों अब उस क्लास के बाहर ही दिखाए जाते हैं। वहाँ पर वह आगे बढ़ते हुए कहता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, अरे ये कौन सी बला तुमने पाल रखी है। अरे क्या वास्तव में तुम्हारे इस अकेडमी के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट पढ़ता है। मैं तो यहाँ पर अपने बेटों को कभी नहीं पढ़ाने वाला। अरे मुझे पता होता ना तो मैं अपने उस नालायक बेटे को कभी भी यहाँ पर नहीं भेजता। अरे फालतू में उसने अपना हाथ कटवा लिया, बढ़िया उसने हाथ ही कटवाया था, कुछ और कटवाता तो आगे वो कुछ काम कर नहीं रह जाता। मैं तो जल्दी से जल्दी अपने उस नालायक को यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में प्रिंसिपल पीछे नहीं पलटता और वह उससे कहता है, अरे अरे जल्दी से जाओ, फालतू मेरे सर के ऊपर बर्डन मत बनो। अरे तुम्हारे चक्कर में अभी मेरे एल लग जाते हैं। उसके साथ में प्रिंसिपल आगे की तरफ चला जाता है। जहाँ पर वह दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं क्लासरूम के अंदर। थैंक यू रिया, जो तुमने मेरा यहाँ पर सपोर्ट किया। विक्रम अभी रिया को वहाँ पर थैंक्स कर रहा था। हालांकि विक्रम की वो बात सुनने के बाद में रिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वो बड़े ही नाराज लग रही थी। हैं, कौन सी हेल्प, अरे मैंने तुम्हारी कौन सी हेल्प कर दी, तुम्हारी हेल्प करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलो चलो भागो यहाँ से। रिया अभी विक्रम से बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। हालांकि अगले ही पल मटक मटक करते हुए अभी रेनू टीचर विक्रम की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। अरे आखिरकार तुम किस चीज के लिए थैंक यू कह रहे हो। अभी तुम्हारी साइड से मार्शल आर्ट एसोसिएशन और मास्टर अजहर खुद यहाँ पर अपने मैसेंजर्स को भेजा था। इसके अलावा वहाँ से महल से भी तुम्हारे लिए दूत आए थे और तुम अब यहाँ पर हम सभी को थैंक्स कह रहे हो। रेनू टीचर चलते हुए सीधे विक्रम के सामने आ चुकी थी। हालांकि वह उसके इतने ज्यादा करीब थी कि वहाँ पर उस बड़े बड़े विचार तो अभी उसको टच ही होने वाले थे। उसको इतना ज्यादा क्लोज देखकर विक्रम की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। उसको चक्कर आने लगे थे जब उसने अपने सामने बड़े बड़े विचार को देखा था। उसके साथ में वो वहां से निकलने लगता है। मेरा मेरा अरे मैं यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पे विक्रम ने अपने आप को संभाला और वो वहां से कुत्तों की तरह भागने लगता है, क्योंकि अभी उसका कुछ और ही यहाँ पर काबू के बाहर निकल रहा था। वो कहता है, रेनू टीचर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया है। अरे वो वहां से इस तरह से निकल गया जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन हो। हालांकि अगले ही पल अचानक से उन दोनों के बीच में एक हाथ आता है जो कहता है, अरे अरे मैं तो अपना बैग यहाँ पर भूल ही गया था, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर जल्दी से विक्रम का वह हाथ इतनी ज्यादा तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से वापस बाहर निकल गया। अरे ये हाथ था या फिर नाग जो इतना लंबा हो सकता था। बाय बाय मैं चला। विक्रम वहां पर थोड़ी सी भी देर नहीं लगा था और वहां से निकल जाता है। हालांकि उसको ऐसे भागते हुए देखकर रेनू टीचर सोच में पड़ जाती है, हैं ये क्या हो गया। अरे मैंने उसका क्या बिगाड़ लिया था, क्या मैंने उसको इतना डरा दिया था कि वो वहां से भाग गया। अरे उसका विचार ही कुछ और था, तुम्हें क्या पता वहां पर क्या हुआ था। बेचारा विक्रम पता नहीं अब कहाँ पर गया होगा। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से सोच रही थी ना, वहाँ पर रिया उससे कहती है, ठीक है रेनू टीचर, अब मुझे भी चलना चाहिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ ठीक है, गुड बाय, रेनू ने रिया से कहा। उसके बाद में रिया अभी एक हॉल के अंदर जा रही होती है। हालांकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी ना, अचानक से वो देखती है कि उसके सामने 3 लफंगे खड़े हुए थे जो उसको ही ताड़ रहे थे। हेलो रिया, क्या हाल है। हालांकि वो ठड़की लोंडुओं की टोली आगे बढ़ती हुई आती है और वह रिया से कहती है, रिया हेवेंस एंड अर्थ क्लैन के जो लीडर है वो
तुमसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहते हैं। वैसी वैसी मुलाकात नहीं, बस तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या मुझसे? लेकिन आखिरकार वह मुझसे किस तरह की बात करना चाहते हैं? रिया उनकी बात सुनने के बाद में घबरा जाती है। अरे आखिरकार ये ठरकी लोंडे अब मेरे से क्या बात करना चाहेंगे? अरे मैं तो एक नाजुक सी कन्या दिखाते रही, इनके साथ में चली गई तो पता नहीं ये कौन कौन सी नजरें मेरे ऊपर डाल के बैठे रहेंगे। हालांकि जहाँ पर रिया इसी तरह से परेशान थी, वहाँ पर ठरकी लोंडो का वह उस्ताद आगे बढ़ता है और उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि हमें आकाश ने यहाँ पर भेजा है, जो हेवेंस एंड अर्थ क्लब का एक लीडर है। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर तुम वहाँ पर आकर उनसे एक पल के लिए बात कर लेती हो ना, तो उसके बाद में वो फ्यूचर के अंदर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया की आंखों के अंदर चमक जाती है। क्या क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि रिया की बात सुनने के बाद में वह ठरकी लोंडो का लीडर आगे बढ़ता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स, अरे हम लोग कभी भी अपनी बातों से मुकरा नहीं करते, तुम चिंता मत करो, हमने ऐसा जरूर करेंगे। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, हमें नेक्स्ट सीन के अंदर एक पहाड़ी दिखाई जाती है जिसके ऊपर विला बना हुआ था, जिसको हेवेंस एंड अर्थ क्लैन का एक हेडक्वार्टर कहा जा सकता है। वहाँ पर सामने एक कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ था और उसके दोनों तरफ दो लड़कियां खड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यंग मास्टर, देखिए हम आपके लिए कौन सी डिश लेकर आए हैं। वास्तव में ये इस कंट्री की बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है, आपको एक बार इसको खाना चाहिए। जो उन सभी के सामने बैठा हुआ था उसका नाम आकाश था, जो हेवेंस एंड अर्थ क्लैन का एक लीडर था। उन लड़कियों की बात सुनने के बाद में उनके बीच में खड़ा हुआ सेफ उनसे कहता है, हाँ यंग मास्टर, एक बार आपको इसको ट्राई करके देखना चाहिए। इसको मैंने बड़ी मेहनत के साथ में बनाया है। ये पिकॉक लिवर है और इस यंग कंट्री का सबसे अच्छा भी। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में आकाश का दिमाग सरक जाता है। चुप हो जाओ, फालतू ये बकवास कर रहे हो और तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। और अगले ही पल उसके पास में एक नाइफ थी जिसके साथ में उसने उस सेफ को वहीं पर ही खल्लास कर डाला। अरे ये कितना बड़ा हरामी है, उसने तो केवल उसको खाना खाने के लिए कहा था और उसको वहां पर टपका दिया। अरे ये बंदे से बच कर रहना होगा। ओह, ये आपने क्या किया? हालांकि वहाँ पर उसको बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। उससे पहले ही वह स्वर्ग पधार गया। वहाँ पर खड़े हुए दो गार्ड्स उसको पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश अभी उस मील को टेस्ट कर रहा था जो अभी अभी वह शेफ वहाँ पर उसके लिए लाया था। मानना तो पड़ेगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये शेफ भी बहुत अच्छी कुकिंग करता है। अरे तो हरामी चूतिए, एक बार उसको खाकर देख लेता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। फालतू उसकी जान ले ली, अब तेरे चारों तरफ उसकी आत्मा भटकती रहेगी। उसके बाद में वो कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक और नया शेफ ढूंढना होगा। हाँ भाई, तू शेफ को मारता रहे, एक दिन इस कंट्री के अंदर से सारे शेफ बाहर निकल कर भाग जाएंगे। अगले ही पल वहाँ पर कोई आ रहा होता है और वह कोई और नहीं थी, वह रिया थी। हालांकि वहाँ पर उस शेफ की ऐसी हालत देखने के बाद में उसकी फटकर चार हो गई थी। है ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर आते आते मैंने ये क्या देख लिया? उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा पसीना तैरने लगा था। आकाश देखो, मैं आ गई। आखिरकार तुम्हें अबे क्या बात करनी है? वहीं रिया को वहां पर देखने के बाद में आकाश ने उसे कहा, ओ आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई हो, चलो ठीक है यहाँ पर आओ और मेरे साथ में डिनर को एंजॉय करो। उसके बाद में वो लड़की आगे बढ़ती है और वहाँ पर उसके लिए एक बर्तन लाकर रख देती है। रिया उससे कहती है, आकाश अब बताओ आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है?" हालांकि रिया की बात सुनने के बाद में आकाश उससे कहता है, अरे अरे हम लोग बात सब बात में कर लेंगे, पहले तुम आखिरकार ये डिश ट्राई करो, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आकाश ने रिया से कहा। हालांकि आकाश की बात सुनने के बाद में रिया थोड़ी सी परेशान थी, इसी वजह से उसने कहा, नहीं नहीं अभी मुझे कोई भूख वूख नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं खा सकती। और हाँ, इसके अलावा मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से वापस से जल्दी अपने घर जाना है, इसीलिए तुम्हें जो बात करनी है तुम जल्दी से कह सकते हो। हालांकि रिया की वो बात सुनने के बाद में आकाश गुस्सा हो जाता है और उसके पास में जो स्पून थी ना, उसने उसे जोर से बेंच के ऊपर मारा। हालांकि अगले ही पल उसको ऐसा करते हुए देखकर रिया थोड़ी सी घबरा जाती है। उसको घबराते हुए देखकर आकाश बिल्कुल ही खतरनाक आवाज के अंदर कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे यहाँ पर मना किया। हालांकि उसकी ऐसी शक्ल को देखने के बाद में रिया डर जाती है। वो कहती है, हाँ 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 मैं अभी खाती हूँ। हालांकि उसको ऐसा डरते हुए देखकर आकाश हंसने लगता है। अरे अरे डरने कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम एक बार इस मील को ट्राई तो करो, क्योंकि ये जो मीट है ना, ये रमन का है। हालांकि जैसे ही आकाश की वो बात रिया ने सुनी, उसके मुंह से तो निवाला ही बाहर निकल गया और उसके हाथ के अंदर से वो स्पून छूट जाती है। क्या
क्या कहा? क्या वास्तव में तुमने वहाँ पर रमन को मार दिया? रिया ने बड़े ही डरते हुए उस आकाश से पूछा। हालांकि उसकी आवाज सुनने के बाद में आकाश ने बड़े ही एटीट्यूड के अंदर कहा, हाँ, मैंने उसको मार दिया। अरे वह एक कचरा था, मेरा किसी काम का नहीं था। फालतू में उस कमीने ने मेरी नाक कटवा दी। अरे इन जैसे कचरों को फालतू में मैंने अपने अलायंस क्लैन के अंदर रखा हुआ है। हालांकि उसकी ऐसे एरोगेंस को देखने के बाद में रिया की सरक जाती है और वो उससे कहती है, हे यू, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम इतने बड़े कमीने हो कि किसी भी स्टूडेंट को इसी तरह से मार दोगे? आकाश, तुम आखिरकार किस दुनिया से आए हुए राक्षस हो? हालांकि रिया को इस तरह से उछलते हुए देखकर मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अरे तुम बैठो। आखिरकार तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में क्या यहाँ पर उस रमन के मीट को खा सकता हूँ? अरे मैं किसी इंसान के मीट को नहीं खाया करता, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रिया थोड़ी चुप हो जाती है। क्या क्या वास्तव में ये किसी ह्यूमन का फ्लैश नहीं है? इतना कहना नेक्स्ट एपिसोड को। अभी आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और वह आगे झुक जाता है और अपने हाथों को उस डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हुए वह रिया से कहता है, रिया देखो सुनो, मुझे तुमसे अभी एक जरूरी काम है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर जल्दी से विक्रम को यहाँ पर लेकर आना होगा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी आकाश ने रिया से कहा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया ने उससे पूछा, लेकिन तुम आखिरकार विक्रम से क्यों मिलना चाहते हो? हालांकि अगले ही पल उसकी वो बात सुनने के बाद में आकाश फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है और मील खाते हुए कहता है, देखो बस मैंने तुम्हें ऐसा कहा है कि तुम्हें जाकर विक्रम को यहाँ पर लेकर आना है। बस बस इतना सा काम कर दो और बाकी तुम अपने काम से काम रखो। इससे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार मुझे विक्रम से क्या काम है। आज रात को तुम वहाँ पर मुझसे ला सकते हो। रिया की कोई बात न सुनते हुए आकाश ने उसको सीधा कह दिया। हालांकि आकाश की बात सुनने के बाद में रिया खड़ी हो जाती है और वो गुस्से के अंदर कहती है, नहीं नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्यों मैं यहाँ पर विक्रम को लेकर आऊँ। हालांकि वही रिया की बात को कोई देर ध्यान देते हुए आकाश अपनी जगह पर आराम से खाता रहता है और वह चढ़ते चढ़ते ही उससे कहता है, देखो तुम मेरी बात शांति से सुनो। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे सब पता है कि आखिरकार वह कहाँ पर काम करते हैं। वह रॉयल कोर्ट के अंदर एक वर्कर है और अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे उस पापा के साथ में कुछ भी करूं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। हालांकि वैसे उसकी वह धमकी भरी हुई आवाज को सुनते हुए अभी रिया पूरी तरह से कांप जाती है और वो डर जाती है। आखिरकार तुम ये कहना क्या चाहते हो? हालांकि रिया की बात सुनने के बाद में वो उससे कहता है, देखो जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो, वरना तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे अभी क्या बताया कि तुम्हारे पापा कहाँ पर काम करते हैं। तुम्हारे उसके बारे में सारी बातें मुझे पता है। तुम ये नहीं चाहती कि अगर तुम्हारे वो पापा किसी मुसीबत में ना पड़े, जल्दी से जाकर उसे यहाँ पर लेकर आओ। इतना कहने के बाद में आकाश वहीं पे नहीं रुकता है। वह रिया के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको पता था कि वह उसकी बात समझ चुका है। इसी वजह से वहाँ से वह चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अभी क्लासरूम के अंदर विक्रम बढ़ रहा होता है और रिया उसके पीछे बहुत ज्यादा टेंशन के ऊपर खड़ी हुई होती है। वहीं उसको ऐसे खड़े होते हुए देखकर विक्रम उससे कहता है, क्या हुआ क्लास मॉनिटर, आखिरकार आज तुम मेरे पीछे कैसे खड़ी हो? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ चाहिए या कोई गलत या कोई मुसीबत आन पड़ी है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बोल सकते हो। हालांकि रिया बड़ी ही परेशान होते हुए कहती है, विक्रम बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। हालांकि रिया वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो उससे कहती है, विक्रम मुझे तुम्हारी किसी चीज के अंदर हेल्प चाहिए। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम जो बुक पढ़ रहा होता है वो उसको बंद कर देता है और उसके बाद में वो उससे पूछता है, रिया आखिरकार तुम ये घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? मुझे आज तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है क्योंकि तुम पहले जैसी रिया मुझे लग ही नहीं रही। अगर तुम्हें वास्तव में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि फिर भी विक्रम की वो बात सुनने के बाद में रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। हालांकि वह आखिरकार उससे कह ही देती है, वो विक्रम बात कुछ ऐसी है कि कल हमारा हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए क्या तुम मुझे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग दे सकते हो अगर तुम इसके अंदर बुरा ना मानो तो? हालांकि रिया को इस तरह से बोलते हुए देखकर विक्रम हंसते हुए कहता है, अरे रिया बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी ज्यादा परेशान हो रहे हो? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी कंपटीशन होगा, तुम्हें फिर इसके लिए क्यों घबराने की जरूरत है? हालांकि रिया विक्रम की कोई बात नहीं सुनती और वो पीछे पलट जाती है और वो उससे कहती है, ठीक है विक्रम, अगर तुम वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम कल रात को स्कूल खत्म होने के बाद में द हेवेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं। हम लोग वहीं पर ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इतना कहने के बाद में रिया वहां से फुर हो जाती है। हालांकि उसको ऐसे जाते हुए देखकर विक्रम परेशान हो जाता है, आखिरकार
आखिरकार इस क्लास मॉनिटर के साथ में आज क्या हो गया। आज ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड एक्टिंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जहाँ पर विक्रम इसी तरह से सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिया भागती हुई जा रही थी। उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। विक्रम मुझे माफ करना, लेकिन मैं वास्तव में अपने पापा को यहाँ पर खतरे के अंदर नहीं डाल सकती, इसीलिए मुझे माफ करना। वहाँ पर रिया आगे जा रही होती है और वही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिया और विक्रम दोनों के दोनों अब एक घाटी के अंदर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर अभी अंधेरा हो चुका होता है। देखो विक्रम वहाँ पर है वो। हालांकि उसकी बात पर ध्यान न देते हुए विक्रम उससे कहता है, ओ वाह रिया, तुम तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पर लेकर आ गई हो। मानना पड़ेगा, मैंने ऐसी जगह पहले कभी भी नहीं देखी है। हालांकि जहाँ पर विक्रम इस तरह से खुश था, वहाँ पर रिया वो पीछे खड़े खड़े सोच रही थी, हाँ, ये मेरे को क्या हो गया। आखिरकार मैं ऐसे कैसे विक्रम के साथ में कर सकती हूँ। विक्रम ने मुझे कितनी बार बचाया है, मुझे कितनी बार उसने सेव किया है, उसने मेरी कितनी मदद की है। हालांकि फिर भी मैं उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इतना सोचने के बाद में रिया विक्रम से कहती है, विक्रम। हालांकि उसकी ऐसी घबराई हुई बातें सुनने के बाद में विक्रम पीछे पलटता है और उसे कहता है, क्या हुआ, क्या गड़बड़ है। हालांकि जिससे पहले कि विक्रम रिया से कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही रिया जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से ले जाने लगती है। विक्रम चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। हालांकि जिससे पहले कि वह दोनों के दोनों वहाँ से बाहर निकल पाते, अचानक से कुछ वॉरियर्स उनके पीछे से इकट्ठे होते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। कहाँ पर जा रही हो रिया, हम यहाँ पर आ गए हैं और तुम्हारे भागने के लिए अब यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो गई है। आज हम तुम दोनों को यहाँ पर मार डालेंगे। के साथ में वह तीनों ही तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि उन तीनों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम बिल्कुल स्टाइल के अंदर कहता है, ये बच्चे वाली हरकतें तुम कभी बंद नहीं करने वाले। इसके साथ में ही वो अपना एक अटैक लॉन्च कर देता है। वह वही डिस्ट्रॉइंग फिंगर थी जिसका सामना वह तीनों नहीं कर पाते हैं। हट, आखिरकार ये क्या है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक शक्ति कहाँ से आ रही है। बूम, और अगले ही पल वो तीनों के तीनों वहाँ से उड़ा दिए जाते हैं। हालांकि उनको वहाँ पर चित करने के बाद में अचानक से पेड़ के पीछे से आकाश निकलते हुए आता है और वह ताली बजाते हुए आगे आ रहा था। अरे अरे, ताली क्या वो इसलिए बजा रहा था कि वो विपिन की तारीफ करते, वो कोई छक्का वक्का नहीं है। वाह विक्रम वाह, क्या बात है, मुझे पता था कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो। और आज मैंने देखा है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। आखिरकार आज मैंने ये देख भी लिया है कि वास्तव में वह सभी बातें झूठ नहीं थी। हालांकि उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर विक्रम उससे कहता है, ओहो, तो तुम हो इन सब के पीछे जिनसे इन सभी को यहाँ पर भेजा है। विक्रम की बात सुनने के बाद में आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, मैंने ही इनको यहाँ पर भेजा था, लेकिन ये तो यार एक ही बार के अंदर हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। लगता है मेरे को अपनी टीम पूरी चेंज करनी होगी। अरे मेरे पता नहीं कौन कौन से कचरे रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद में वह विक्रम से कहता है, विक्रम वैसे मुझे तुम्हारे अंदर अब इंटरेस्ट आने लगा है। आकाश ने विक्रम से कहा था। हालांकि विक्रम ने उसकी बात सुनकर, क्या कहा तुमने, मुझ में इंटरेस्ट? अरे अरे, मैं कोई दूसरा जेंडर नहीं हूँ। अरे तुम किसके अंदर इंटरेस्ट लेने की बात कर रही हो? मुझे लगता है इस आकाश का ना कैरेक्टर ही ढीला है, क्योंकि पिछली बार उस डॉक्टर को, उस सेफ को मार दिया और अब यहाँ पर उसके अंदर इंटरेस्ट लेने की बात कर रहा है। मुझे इसके ऊपर पहले से शक था। वास्तव में ये एक लड़कियां नहीं, लड़कियों के अंदर ठरक बन का उस्ताद है। हालांकि अगले ही पल वो विक्रम की बात को इग्नोर कर देता है और वो उससे कहता है, विक्रम देखो, यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हेवेंस एंड अर्थ क्लब के अंदर ज्वाइन हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर उस स्टार अकेडमी को खत्म कर देंगे जिसके अंदर तुम पढ़ते हो। हालांकि उसकी वो फालतू का आइडिया सुनने के बाद में विक्रम से कहता है, अरे गधे, ये कैसा आइडिया दे रहा है, मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद में वो रिया का हाथ पकड़ता है और वहाँ से निकलने लगता है। क्लास मॉनिटर, चलो चलते हैं। पता नहीं किस कचरे के साथ में हम आज यहाँ पर रात को मिल गए। इतनी बढ़िया रात थी, हम यहाँ पर मजे भी कर सकते थे। हालांकि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। हालांकि जहाँ पर विक्रम इसी तरह से आगे जा रहा था, वहाँ पर आकाश पीछे से कहता है, विक्रम देख लो, तुम्हारे पास में एक दिन है, तुम आराम से सोच कर बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें मेरा ऑफर कैसा लगा। हालांकि वहीं विक्रम बस पीछे पलटता है और उससे कहता है, अच्छा, अगर मैं उसके बाद में भी तुम्हारी इन सभी बातों से एग्री नहीं होता हूँ तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? उसके बाद में वह आकाश उससे कहता है, अच्छा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें यहाँ से ऊपर पहुंचा दूंगा, यानी कि दुनिया से बाहर। हालांकि आकाश की उन बातों का विक्रम के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था। वह उससे कहता है, ओके ठीक है, तुम जब चाहो तब मेरे पास में आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद में वह रिया को लेते हुए आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद में रिया वहीं पर रुक जाती है और वह विक्रम से कहती है, विक्रम मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास में कोई और चारा नहीं था। हालांकि विक्रम केवल एक नाराजगी भरी हुई आवाज के साथ में कहता है, ओह अच्छा, तो आखिरकार कौन सा कारण था जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने वाली थी और इतने बड़े खतरे के अंदर डालने के बारे में सोच रही थी? विक्रम, बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर उस आकाश ने मुझे
धमकी दी थी, उसने मेरे पापा को मारने के लिए कहा था। ओह अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन क्या वास्तव में तुम यहाँ पर अपने पापा को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? वास्तव में इसका मतलब मुझे तुमसे संभल कर रहना होगा। विक्रम ने वो लास्ट बात तो ऐसे ही मजाक मचाओ कहती थी। हालांकि उसकी वह बात सुनकर रिया वहाँ पर रोने लगती है। ओ विक्रम, विक्रम मुझे माफ कर देना, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वह वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि फिर से वहाँ पर एक रोमांटिक सीन बनते हुए विक्रम आगे बढ़ता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, अरे अरे रिया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो ना, तुम मुझसे कह सकती हो। और हाँ, इसके अलावा वैसे भी तुम मेरी बहुत मदद करती हो ना, और मुझे तुम्हारी जरूरत है। आखिरकार मुझे नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं। फिर से एक और रोमांटिक सीन के अंदर इसने एक और फालतू की लाइन बोल दी थी। विक्रम उसके साथ में दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। अरे अरे बस बहुत घूर लिया, हमारे इस चैनल के ऊपर कुछ सिंगल लौंडे भी हैं, फालतू में उनको मत जलाओ। उसके बाद में विक्रम अब उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है, ठीक है चुप हो जाओ, अब ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी बहुत ज्यादा रात भी हो गई है, हमें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि कल हमें उस एग्जाम के अंदर भी तो जाना है जो लास्ट ईयर के अंदर हमें देना होता है। चलो जल्दी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। विक्रम वहाँ से हाथ हिलाते हुए अब घर की तरफ जाने लगता है। उसको आगे जाते हुए देखकर रिया भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। नेक्स्ट डे हमें अब स्टार स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राउड था। वहाँ पर स्टूडेंट्स थे और उनके टीचर्स भी थे। तुम्हें अब अपना बेस्ट ट्राई करना होगा, क्योंकि ये इस ईयर का फाइनल एग्जाम है। इसके साथ में ही तुम आगे जाकर और भी ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। हाँ टीचर, मैं वास्तव में इस बार अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूंगी। सभी वहाँ पर इसी तरह से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरे सीन में हमें विक्रम दिखाया जाता है। वाह क्या बात है, आज तो इस स्कूल के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है। मानना पड़ेगा, ये फाइनल एग्जाम सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ पर वो इसी तरह से उस पूरी भीड़ को देख रहा था। वहाँ पर ओह ऑफ कोर्स विक्रम, यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर आज एग्जाम जो है। ओह अक्षित, आखिरकार तुम भी आ गए। अक्षित आगे बढ़ते हुए आता है और उसको वेव करते हुए कहता है, हाय विक्रम कैसे हो? मैंने देखा है कि तुम यहाँ पर अर्थ एंड हेवन क्लैन के साथ में फंस चुके हो। अगर वो तुम्हें यहाँ पर किसी तरह से भी परेशान करने की कोशिश करते हैं तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगा। वहीं अक्षित की बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, हाँ थैंक यू अक्षित, वास्तव में अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी ना तो मैं जरूर तुम्हें बुलाऊंगा। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि पीछे से विक्रम विक्रम में आ गई रिया दौड़ती हुई आ रही होती है। उसके साथ में उसका पापा भी आया हुआ होता है, जिसका नाम महेश था। रिया वहाँ पे दौड़ते हुए आती है और वो विक्रम से कहती है, अरे अरे विक्रम क्या हुआ, तुम्हारे पापा यहाँ पर नहीं आए क्या? आज तो यहाँ पर फाइनल एग्जाम है, तो क्या वो तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे? वही रिया की वो बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, वो मेरे पापा यहाँ पर नहीं आ सकते। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पापा केवल एक छोटे से सर्वेंट है और उनके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और बहुत सारे काम भी है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। वहाँ पर विक्रम कहते कहते मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, वास्तव में आज ये रिया थोड़ी बहुत चेंज तो लग रही है, क्योंकि आज इसके फेस के ऊपर इतनी बड़ी स्माइल कैसे है। हालांकि फिर विक्रम अपने आप को नहीं रोक पाता और उससे पूछता है, रिया क्या हुआ, आज तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से क्लोज होकर बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी रिया के पापा को गुस्सा आ रहा था और वह बड़े ही साथी रंजारा के साथ में उसको देखने लगता है। अरे ये छोटा सा बच्चा आखिरकार ये मेरी बेटी रिया के पास में कैसे आ रहा है? कमीना कहीं का, जहाँ पर सुंदर लड़की देखी नहीं, बस मेरी परी के पीछे वहाँ पर पड़ गया है। जहाँ पर वो इसी तरह से मन के अंदर सोच रहा था, वहीं अक्षित आगे बढ़ता है और वह विक्रम के कानों के अंदर कहता है, अरे विक्रम वो देखो उसके रिया के पीछे कौन है? वो रिया के पापा है, उनका नाम महेश है। और हाँ, थोड़े से संभल कर रहना, क्योंकि जो इनका स्टेटस है ना, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर की रैंक के ऊपर है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम सोचने लगता है, ओह मुझे पता नहीं था कि वास्तव में रिया के पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से फुसफुसा रहे थे, ओहो तुम्हारा नाम विक्रम है ना? वहीं महेश को आगे बोलते हुए देखकर विक्रम उसको ग्रीट करने लगता है, हाँ अंकल मेरा नाम ही विक्रम है। हालांकि अगले ही पल महेश अपनी बेटी से कहता है, रिया ठीक है, मुझे यहाँ पर विक्रम से कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकती हो? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रिया परेशान हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन पापा आपको पता है ना ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में महेश उससे कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस थोड़ी देर के लिए ही तो बात है, तुम यहाँ से जाओ।
और हाथ हिलाते हुए वो उसको वहाँ से भेज देता है। वहाँ पर रिया भी अपना सेड सा मूड बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। ये पापा भी पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षित भी अब इसी तरफ निकल जाता है। ठीक है विक्रम, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब मुझे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करनी है, और हाँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला सकते हो। अक्षित की बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप सभी को वेट करना होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। पापा सीधा अब विक्रम के पास में चलते हुए आ जाता है और वो उससे खड़ूस अंदाज के अंदर कहता है, ए बच्चे, तुझे पता है ना कि मेरी बेटी तुम्हें लाइक करती है। उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है हाँ हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है, तो क्या। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया के पापा अभी उसकी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें इसके बारे में पता है, ये तो अच्छा है। हालांकि अब तुम्हें अपनी एजुकेटी का भी याद रखना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारी औकात, तुम्हारी पोजीशन क्या है। इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम बिल्कुल शांत रहता है और वो उससे कहता है, मुझे पता नहीं कि आखिरकार आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं, क्या आप साफ साफ कह सकते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया का पापा उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें सीधा सीधा सुनना ही अच्छा है तो फिर मैं घुमा फिरा कर बात करना यहाँ पर बंद कर देता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तुम्हारा स्टेटस, तुम जहाँ पर जन्म लिए हो, और इसके अलावा तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा लो है। इसी वजह से तुम मेरी बेटी के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, अगर तुम ऐसे ही उसके साथ में आगे रहते हो तो उसके साथ में तुम दोनों की आगे जाकर परेशानी होने वाली है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूरी बनाकर रखो। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम बिल्कुल एक हल्की सी स्माइल के साथ में उससे कहता है, ओ अच्छा तो ऐसी बात है अंकल, अच्छा तो आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार मेरा स्टैंडर्ड किस तक होना चाहिए जिसके साथ में मैं आपको यहाँ पर मैच कर सकूं। हालांकि जहाँ पर विक्रम इस तरह से कह रहा था, रिया का पापा जोर जोर से हंसने लगता है। वाह बच्चे, बात तो है, तुम बोलने में बहुत ज्यादा तेज हो। उसके साथ में अब वह विक्रम के पास में चलता हुआ आ रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है, तुम्हें पता है मेरी रैंक क्या है, तुम्हें पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैं एक कोर्ट के अंदर क्लर्क हूँ और वहाँ पर मेरी रैंक हायर लेवल के ऊपर है। और इसके अलावा तुम्हारी बात रही तो तुम एक जनरल कैटेगरी के अंदर से आते हो, तुम्हारी फैमिली एक सर्वेंट है और तुम कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे से तुम कितने ही ज्यादा 5 या 7 जन्म भी यहाँ पर ले लेते हो ना, तो उसके बाद में तुम हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे। ऐसा कहते हुए अब महेश विक्रम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाने लगते हैं, नैन मटक्का करने लगते हैं। फिर महेश उससे आगे कहता है, चलो ठीक है विक्रम, अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस लेवल के ऊपर हो और तुम्हें जितनी भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम थोड़ा सा हंस देता है। चलो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। उसके साथ में विक्रम पीछे की तरफ पलटता है और बस अपनी मुंडी को पीछे घुमाते हुए उससे कहता है, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जो औकात है उसको आपकी तरह लेके आना है ना, उसके लिए आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके साथ में विक्रम अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन में सोचने लगता है, अच्छा तो ये यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन का पता लगाने के लिए आए हैं कि मैं किस रैंक के ऊपर और क्या मेरा बैकग्राउंड है। जहाँ पर विक्रम आगे जा रहा होता है वहीं दूसरी तरफ अभी महेश अपने हाथों को पीछे बांधकर वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बच्चा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। उसके साथ में महेश एक कातिलाना हंसी के साथ में उसको कहते हुए कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम कैसे हमारी क्वालिफिकेशंस के आसपास में पहुंचते हो। जहाँ पर वो इसी तरह से मन ही मन के अंदर सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभी रिया वापस से विक्रम की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। हो विक्रम, तुम दोनों को यहाँ पर बात करने में ज्यादा समय लग गया, आखिरकार तुम्हारे और पापा के बीच में क्या बात हुई थी, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। हालांकि विक्रम उससे कुछ नहीं कहता और उससे आगे बढ़ते हुए कह देता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, चलो अभी हमें कॉम्पिटिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभी विक्रम को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर रिया थोड़ा सा परेशान थी। हालांकि वो समझ चुकी थी कि वास्तव में इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ था। हालांकि वहां पर जहाँ पर वो इसी तरह सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वहां पर एक पवेलियन था जिसके अंदर बीच के अंदर एक स्टेज बना हुआ था जिसको मार्शल आर्ट स्कूल्स के अंदर हमेशा रहना चाहिए था। वहां पर अभी बहुत सारी भीड़ थी और हमें अगली बार उसका एक डीन दिखाया जाता है जो उस कंपटीशन को वहां पर आयोजित करने के लिए आया हुआ था। वह उन सभी से कहता है, ठीक है, अब मैं तुम सबको यहाँ पर यहाँ के रूल्स दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम जल्दी से इन टोकन्स को पकड़ो।
जिसके साथ में उसके हाथ में जो टोकन्स थे ना, उसने उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ उड़ा दिए थे। वहाँ पर उन सभी टोकन्स को अपने हाथों के अंदर पकड़ने के बाद में सभी अब डीन की तरफ ही देखने लगते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर ये तुम्हारा जो एग्जाम है ये स्टार्ट होने वाला है। अभी डीन बिल्कुल सीरियस था, ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी अभी वो नींदों से उठते हुए आया हुआ हो। और वह उन सभी से कहता है, आज इस एग्जाम के अंदर हम लोग तुम्हें यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कैसी एबिलिटीज है, कितनी स्ट्रेंथ है और तुम में से कौन कौन यहाँ पर सरवाइव कर पाता है। तुम्हें इस एग्जाम के अंदर अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत से ताकतवर बीस्ट्स मिलेंगे। तुम्हें एक दूसरे के साथ में ये टोकन्स पकड़ने होंगे और अगर जिसके पास में ज्यादा टोकन्स हुए वह सभी यहाँ पर इस एग्जाम को पास कर देंगे और उनको एक अलग रैंक दी जाएगी। और अब मैं तुम्हें वो वाला प्लेस बताता हूँ जहाँ पर तुम सभी को अभी भेजा जाना है। तुम्हें यहाँ पर मैजिकल बीस्ट माउंटेन के ऊपर भेजना है। तुम यहाँ पर अपने आसपास के सभी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी के टोकन्स को छीनना होगा और तुम जितने टोकन्स को यहाँ पर इकट्ठा करोगे तुम उतने ही ज्यादा हायर रैंक के अंदर भी पहुंचोगे। हाँ, यहाँ पर यह है जिसने अपना टोकन खो दिया वो इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाएगा। वो जो डीन था वह देखने से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, उसके अंदर से खतरनाक ऑरा भी बाहर निकल रहा था। अभी उसकी बातें सबके सब सोच रहे थे। जहाँ पर वो इसी तरह से बकबक करा जा रहा था वहीं दूसरी तरफ विक्रम मन के अंदर सोच रहा होता है, इस कंपटीशन के अंदर अब बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इन बच्चों को तो चलो छोड़ दो, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी मैजिकल बीस्ट का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वहीं जहाँ पर वो इस तरह से मन में सोच रहा था सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ओ नो, क्या वास्तव में अब हमें यहाँ पर मैजिकल बीस्ट माउंटेन के ऊपर भेजना होगा? लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरा है। अरे हम लोग वहाँ से कैसे बचकर बाहर निकल सकते हैं? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वास्तव में वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंजर मैजिकल बीस्ट छुपे हुए हैं और उनका जो लेवल है वो हमसे कहीं ज्यादा ऊपर का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम में से कोई तो यहाँ से जीवित भी वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर वो सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे। वहीं डीन उन सभी से कहता है, अरे आखिरकार तुम सभी मार्शल आर्टिस्ट हो और ये तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर बार हर एक लड़ाई के अंदर जाने जाना ये एक आम बात रह जाती है। हालांकि तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि तुम अपने आप की जांच कर पाओ। अगर हाँ तुम अभी भी इस कंपटीशन के पीछे हटना चाहते हो तो तुम नहीं हट सकते क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम है, कोई खेल नहीं जिसके अंदर आना जाना लगा रहता है। वहीं उनकी बात सुनने के बाद में सभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सभी अब कहने लगते हैं, हाँ वास्तव में टीम सही कह रहे हैं, वास्तव में इनकी बात भी सही है कि अगर यहाँ पर लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। वहीं रिया बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही होती है। वो विक्रम के पास में खड़ी हुई उससे कहती है, विक्रम अब हम दोनों को यहाँ पर अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा, प्लीज तुम मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना। वहीं रिया की बात सुनने के बाद विक्रम उससे बिल्कुल शांति से जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। चलो शांत हो जाओ। अब यहाँ पर कंपटीशन किसी पल स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें मैंने सब कुछ रूल बता दिया है, बस अब तुम्हारे मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ। उसके साथ में डीन कुछ अलग ही हरकतें करने लगता है क्योंकि जहाँ पर वो सेंटेंस कहने वाला था ना वहीं दूसरी तरफ वो अपने पास में से एक कप बाहर निकाल लेता है और उसमें से वो चाय पीने लगता है। हालांकि उसको ऐसी हरकत करते हुए देखकर और इतने ज्यादा सीरियस मैटर के अंदर उसको चाय पीते हुए देखकर सभी का गुस्सा भड़क उठता है और सभी पत्थर चप्पल जूते लात गुस्से सब कुछ उसकी तरफ मारने लगते हैं। ए तुम आखिरकार अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करो। तुम्हें पता नहीं है हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी एग्जाम देने के लिए भी जाना है, जल्दी करो। आखिरकार तुम्हें जो भी कहना है तुम जल्दी से कह सकते हो, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। और इसके साथ में सभी अभी उसके ऊपर चप्पल जूते मोजे सबके सब फेंक कर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सीधे उस डीन के ऊपर जाकर लगते हैं। हालांकि वहां पर उसकी वैसी हरकत देखने के बाद में उसके पास में खड़े हुए दो गार्ड्स भी उसको देखते रहते हैं, वो वहां पर उसकी मदद कर ही नहीं रहे थे। हालांकि वहां पर अब डीन उस सारे मलबे से बाहर निकलते हुए आता है और वो अपने आप को सहलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं जल्दी से अभी इसको सब कुछ खत्म करता हूँ। उसके बाद फिर से वह अब बिल्कुल सीरियस होता है जैसे कि वह भी कोई कार्टून नहीं था, वह एक डीन था। ठीक है, जो एक कंपटीशन है ये 3 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा जिसके अंदर तुम सभी को वापस से लाया जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से भेजने की तैयारी शुरू करता हूँ। जिसके साथ में वो अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल वहाँ पर एक पोर्टल खुलकर रेडी हो जाता है।
वहाँ पर अब अलग अलग जितने भी गार्ड्स थे वो उसके अंदर एनर्जी डाल रहे थे, क्योंकि पोर्टल को खोलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में डीन उनसे कहता है ठीक है, ये पोर्टल है, ये तुम्हें यहाँ से रेंडमली ही तुम्हें अलग अलग जगह पर भेज देगा, तुम्हें यहाँ पर जाकर बिल्कुल केयरफुल रहना होगा। उसकी बात सुनने के बाद में सभी अब उसी तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी एग्जाम के लिए तैयार थे। वहीं विक्रम भी अब आगे बढ़ने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ पीछे खड़ा हुआ डीन सोचता है चलो अब आज हम देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन यहाँ से वापस जिंदा वापस आ पाता है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम बस उसकी तरफ पलटता है जैसे कि वो किसी अजीबो गरीब प्राणी को देख रहा हो। अरे ये बंदा बहुत ही ज्यादा खराब है, इसे संभल कर रहना होगा। उसके साथ में अब बिल्कुल हीरोइक एक्ट के साथ में विक्रम अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कोई खतरनाक सुपर हीरो वहाँ पर आगे जा रहा हो। मन मन के अंदर सोचता है चलो आखिरकार वह समय आ ही गया जब मैं यहाँ पर वापस जिंदा हुआ था। उसके बाद में ये पहली बार होगा जब मैं कहीं बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग को करने वाला हूँ। आज ये मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर देख लूँ। वहीं नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आसमान पूरी तरह से काला होता है और उसके अंदर कई सारे स्टार्स की तरह दिखने वाली लाइटनिंग्स नीचे की तरफ आ रही होती है। वो कोई और नहीं होते, वह सभी स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर उस पोर्टल के द्वारा भेजा गया था। अब उन सभी को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम जहाँ पर उतरता है ना, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर एक रेबिट मैजिकल बीस्ट था जिसके ऊपर जाकर वह सीधा लैंड होता है। हालांकि वहीं उसकी हालत वहीं पर ही खस्ता हो जाती है। विक्रम अब वापस से अपनी जगह पर बैठा होता है और वो कहता है ओह अच्छा, तो ये है मैजिकल बीस्ट माउंटेन। हालांकि फिर वो नीचे देखता है, ओह ये बेचारा ये भी मारा गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लकी हूँ जो यहाँ पर आते आते मेरे लिए यहाँ पर इतना अच्छा खाना तैयार हो गया है। वहीं अब विक्रम तो बिल्कुल भूखड़ निकला था, उसने तो ना आओ दिखाना ताओ, बस उसको पकाओ और खाओ। जिसके साथ में वह अभी उस मैजिकल रैबिट बीस्ट की लेग पीस को खा रहा होता है। हालांकि वो उसका मजा ले रहा होता है कि अचानक से वो कुछ महसूस करता है और वो पीछे देखता है तो पीछे एक स्कारलेट टाइगर फ्लेम बीस्ट खड़ा हुआ होता है। वह सीधा अब विक्रम की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है। हालांकि विक्रम भी बहुत ज्यादा चुस्ती था, उसके साथ में ही वह अपना एक फ्लेमिंग टाइगर फिस्ट को एक्टिवेट कर देकर उसके ऊपर पंच मार देता है। अब मरो बूम। और वहां पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है उन दोनों की स्ट्रेंथ थी। उसको देखते हुए वहां पर जंगल के अंदर तूफान सा मच जाता है। वहीं दूर से खड़ी हुई एक टीचर उनको ही देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अभी उस इम्पैक्ट से पीछे की तरफ चला जाता है और टाइगर अपनी जगह पर खड़ा होकर रोर करने लगता है। वहीं विक्रम मानना पड़ेगा ये मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्ट्रेंथ भी मेरे से बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से लड़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी एक माउंटेन के ऊपर दो टीचर्स खड़े हुए थे, जिनमें से एक रेनू थी और दूसरा गौरांग। मिस रेनू, ये आपका ही स्टूडेंट है ना? विक्रम देखने से तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। अभी गौरांग रेनू से कह रहा होता है, हाँ आपने सही कहा, वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। उसकी बात सुनने के बाद में रेनू ने भी उसको जवाब दे दिया। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में गौरांग उससे आगे कहता है, हालांकि यहाँ पर आज इसका जो लक है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पर आते आते इसने सीधे यहाँ पर एक स्कारलेट फ्लेमिंग टाइगर के साथ में पंगा ले लिया है और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। जहाँ पर वह इसी तरह से उस फाइट को देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी फ्लेमिंग टाइगर बीस्ट अपने एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट करता है और वहाँ पर एक अटैक तैयार करने लगता है। हालांकि उसको ऐसे अटैक करते हुए देखकर रेनू घबरा जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये तो एक उसकी सीक्रेट टेक्निक है जिसके साथ में वह आराम से विक्रम को मार सकता है। मिस्टर गौरांग जल्दी करिए, हमें वहाँ पर जाकर विक्रम को बचाना होगा। जिसके साथ में वो आगे बढ़ रही थी। उसके साथ में आज का ये एपिसोड के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ने वाले थे और वो झाड़ियों के अंदर आए गए थे विक्रम को बचाने के लिए, कि अचानक से वहीं पर ही गौरांग उसको वहीं पर ही रोक लेता है। नहीं नहीं रुको एक मिनट, देखो वहाँ पर मिस रेनू आपके स्टूडेंट ने पहले ही से ही उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में रेनू वहीं पर ही परेशान हो जाती है। हैं? नहीं, तुम वहाँ पर झूठ बोल रहे हो, क्या आप मुझे वास्तव में यहाँ पर रोकना चाहते हो? हालांकि उसके झटके के साथ में ही वह उस तरफ देखती है तो वो पाती कि हाँ वास्तव में वहाँ पर विक्रम और उस टाइगर का एक ब्लास्ट होता है, जहाँ पर वह
दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट से पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहीं अब विक्रम की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो गई थी और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। हालांकि फिर भी विक्रम तो था जिद्दी, वो वहां पर रुकने का नाम नहीं लेता और वह फिर से तैयार हो जाता है। वहीं टाइगर भी रेडी था, वो भी फिर से अपनी स्ट्रेंथ को वापस से लाने लगता है। उसके साथ में विक्रम उससे कहता है, ठीक है कमीने, आजा, आज मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। उसी के साथ में दोनों ही साउट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टार लाइट का यूज करते हुए विक्रम अपनी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ में वह उसके ऊपर एक स्लेस मार देता है, मर कमीने। जिसके साथ में ही हमें वहां पर एक इरोटिक सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ में विक्रम पीछे की तरफ चला जाता है और टाइगर वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। हालांकि वहां पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर को कुछ तो हुआ ही नहीं हो, वह अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, लेकिन अचानक से वह अपनी जगह पर धड़ाम से गिर जाता है और वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ और जो ऑरा था ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर रेणु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या क्या वास्तव में विक्रम ने उसको वहां पर हरा दिया है? हालांकि उसकी वह आवाज वहां पर सुन ली जाती है और विक्रम वहां पर देख लेता है कि हाँ, वास्तव में वहां पर कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। अच्छा, तो ये दोनों टीचर यहाँ पर मेरा वहां से पीछा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों मेरे ऊपर यहाँ पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एक साथ में विक्रम अब वहां से निकलने के लिए तैयार था और वह उन्हें इग्नोर कर देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वहीं उसके झटके से अलग अभी रेणु टीचर अपने मनी मन के अंदर सोच रही होती है और वो प्रे कर रही होती है, हाँ वास्तव में हम लोग यहाँ पर बच गए, अच्छा है विक्रम ने हमें यहाँ पर नहीं देखा। उसके बाद में रेणु बड़ी खुश थी, वो मनी मन में कहती है, वास्तव में आज तो ये विक्रम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में वहीं गौरांग उससे कहता है, हाँ मिस रेणु, वास्तव में आप तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं, आपको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मिल गया है। देखिए ना कैसे इसने इतने ज्यादा पावरफुल टाइगर को इतनी आसानी से हरा दिया है। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, हमें दूसरे सीन के अंदर दिखाया जाता है कि विक्रम एक खलनायक की तरह आगे बढ़ रहा होता है और वो पूरे जंगल को छानबीन कर देता है। हालांकि वहां पर जो भी उसके बीच के अंदर आता है वो उसका सफाया कर देता है। 1 हिट 1 किल। मजा आ गया आज तो मेरे को, बहुत टाइम हो गया यहाँ पर इस तरह से तबाही मचाए हुए। लेकिन अचानक से विक्रम कुछ महसूस करता है, उसको महसूस होता है कि आसपास कोई ना कोई है। उसके साथ में वो पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी हमें एक दूसरी टीम दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। रोमा जल्दी करो, जल्दी से हमें लोगों को यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर पहले से बहुत देर हो गई है और अब तो रात भी होने लगी है। अगर हम लोग यहाँ पर और रुकते हैं ना तो हम और भी बड़े ट्रबल के अंदर फंस जाएंगे। उसकी वो बात सुनने के बाद में रोमा उससे कहती है, राजेश तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास में अभी हमारा एक टीममेट है जो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ने की सोच रहे हो? वह बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थी, लेकिन फिर भी अपने टीममेट को अपने कंधे पे सहारा देकर आगे बढ़ा रही थी। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश उससे कहता है, हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मेरी टीम के अंदर ओनली ओन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स या टीममेट्स ही हुआ करते हैं और यहाँ पर जो ये तुम्हारा दोस्त रोशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैं इसको अपना टीममेट नहीं मानता। इतना कहने के बाद में अब वो उन दोनों को इग्नोर करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वो उसे चिल्लाते हुए कहती है, ए तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कितनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है? हम इसको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। रोमा ने जल्दी से राजेश से कहा, लेकिन रोमा की वो बात सुनने के बाद में फिर से राजेश पीछे पलट कर कहता है और उससे वह बहुत ही ज्यादा रूड लग रहा था। वह कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा? केवल मैं अपने टीममेट्स के अंदर उन्हीं को लेता हूँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर हो और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, वरना मैं ऐसे फालतू में किसी को भी अपना टीममेट नहीं बनाता। और ये रोशन तो एक ट्रैश है, इसको मैं कैसे अपनी टीम के अंदर ले सकता हूँ? भाई उसकी ऐसी बातें सुनने और रूड होने के साथ में ही रोशन उससे कहता है, रोमा तुम यहाँ से चली जाओ, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गया हूँ और उस वुल्फ के झुंड ने मेरे ऊपर अटैक किया था, इसी वजह से उनके पॉइजन और उनके अटैक के द्वारा मेरे अंदर अब ये जान नहीं बची है, मैं किसी भी पल यहाँ पर मर सकता हूँ। रोशन ने वहाँ पर रोशन की बात सुनने के बाद में रोमा ने उसको डांटा, नहीं नहीं हम तुम्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, हम लोग आखिरकार टीममेट्स हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाऊंगी और तुम्हें कभी भी यहाँ से अकेला नहीं छोड़ूंगी। हालांकि अचानक से वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो कुछ देखते हैं कि उनके सामने वुल्फ पैक पड़ा हुआ था और वो कहता है, हाँ वहाँ पर देखो पूरे वुल्फ का झुंड है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो उनके आगे आगे राजेश जा रहा था ना, उसकी फटके 4 हो जाती है और वो वहाँ से दुम दुमाकर भागते हुए आ जाता है। हाँ कहाँ है आखिरकार वुल्फ का झुंड कहाँ पर है? वह उसकी तरह फटी पड़ी थी कि वहाँ पर
कभी भी वह गीली पीली कर सकता था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में रोमा ने उससे कहा, अरे अरे, मैं ऐसे कह रही हूँ कि देखो हमारे सामने अभी वुल्फ की कितनी सारी लाशें पड़ी हुई है। क्या लाशें? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो आगे जाके देखता है तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में उसके सामने बहुत सारी वुल्फ की लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन वो उन्हें पास में जाकर एग्जामिन करने लगता है तो वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो केवल एक हिट के साथ में ही किल हो गए हैं। ऐसा कौन सा यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक वॉरियर आ गया है जिसने केवल एक ही हिट के सामने इतने ज्यादा खतरनाक वुल्फ्स को मार दिया है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से उन वुल्फ्स की जांच कर रहा था और इन्वेस्टिगेटर बन रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विक्रम उनकी तरफ भी बढ़ते हुए आ रहा था। वो मन ही मन की तरफ सोच रहा था, अरे इन बच्चों को क्या पता कि इनको तो मैंने मारा है, हालांकि मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए थी। मैं इनको मारकर आगे बढ़ रहा हूँ और इसके साथ में मैं इनके साथ में मिलकर आगे बढ़ सकता हूँ, जिसके साथ में अगर मैं आगे जाकर किसी और को भी मारता हूँ ना, तो उसके बाद में सारा क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा और वैसे मुझे लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी राजेश भी महसूस कर चुका होता है कि विक्रम वहां पर आ जाता है, तो वह खड़े होते हुए उससे पूछता है, हे तुम, आखिरकार तुम कौन हो? विक्रम भी बिल्कुल आराम से आगे बढ़ते हुए आता है और वह उससे कहता है, हाँ, मैं भी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रखा हूँ। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश फिर से अपनी तलवार को आगे अंदर रख देता है और उससे कहता है, ओ अच्छा, तो तुम मेरे एक जूनियर हो। उसके साथ में अब तो वो अलग ही आइडियाज लगाने लगता है। वो उससे कहता है, देखो दोस्त, यहाँ पर मैंने कितने सारे वुल्फ्स को मार दिया है, अब तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ का पता चल गया होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी से मुझे अपने वो टोकन दे दो ताकि तुम मेरी टीम के अंदर मिल सको। मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। राजेश ने बड़े ही चतुर के साथ में उसको बोला था। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम मनी मन के अंदर सोचने लगता है, अरे कितना कमीना इंसान है, इसने तो एक भी वुल्फ को यहाँ पर हाथ तक नहीं लगाया होगा। अरे इन सबको मारने वाला तो मैं हूँ और ये यहाँ पर इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, लेने दो, बच्चे को खुश होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहा है। और उसके साथ में विक्रम हंसने लगता है। हालांकि उसको ऐसा हंसते हुए देखकर राजेश उससे पूछता है, क्या हुआ, आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई यहाँ पर जोक मारा जो तुम यहाँ पर हंसने लगे हो? चलो चलो जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी से मुझे तुम्हारी वह टोकन दे दो। उसी के साथ में वो बोलते बोलते मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, अरे वैसे भी ये अकेला यहाँ पर आया है, अगर ये मुझे यहाँ पर अपना टोकन नहीं देता है ना, तो मैं पहले इसको मस लूंगा और फिर इसके पास में से वह टोकन ले लूंगा। हालांकि राजेश की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए जल्दी से विक्रम अभी रोमा और रोशन को देखता है और उसको देखते हुए वो परेशान हो जाता है, हे ये क्या हो गया, आखिरकार तुम्हारा टीममेट इतनी बुरी तरह से कैसे घायल हो गया है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर नेबुला लेपार्ड ने यहाँ पर अटैक किया था। लेकिन विक्रम की बात सुनने के बाद में राजेश ने उससे कहा, ओ ये, अरे ये तो केवल कुछ नहीं है, ये सभी तो एक कचरा है, ये किसी भी काम के नहीं है। वास्तव में मैं इनको फालतू में अपने साथ में लेकर आया हूँ। बस तुम ये समझ लो कि अभी ये केवल बस मेरे पीछे खड़े रहकर काम करना चाहते हैं और मैं इन्हें यहाँ पर अभी डिफेंड कर रहा हूँ। बस इन्हें एक बार बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद में ये कौन मैं नहीं जानता। वहाँ पर राजेश इस तरह से फालतू की बातें कर रहा था। वही उसी तरफ अभी रोमा उससे कहती है, हे तुम चुप रहो, अब तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो। फिर वह आगे बढ़ती है और वो विक्रम से कहती है, हेलो बिग ब्रदर, क्या तुम मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो? ये देखो मेरा ये दोस्त बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका मारा है, नेबुला लेपार्ड ने ही मारा है, क्या तुम यहाँ पर इसको हील कर सकते हो? हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश को गुस्सा आ जाता है और वो उसको घूरने लगता है जैसे कि वो वहाँ पर उसको खा जाएगा। वहीं रोमा की बात सुनने के बाद में विक्रम एक हल्का सा मुंह बनाता है और वह राजेश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता तो है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हालांकि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? क्या तुम इसकी एक कारण बता सकते हो? हालांकि वहाँ पर विक्रम की बात सुनने के बाद में रोमा का मुंह बंद हो जाता है और वह थोड़ा सा सैड मूड बनाते हुए कहती है, हाँ तुम बस मेरे इस टीममेट की यहाँ पर हेल्प कर दो। अगर तुम वास्तव में यहाँ पर इसकी हेल्प कर देते हो ना और इसे वापस से हील कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मेरा वह टोकन देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में अभी रोशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं नहीं रोमा प्लीज ऐसा मत करो मेरे लिए, मैं तो यहाँ पर कभी भी मर सकता हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में रोमा उसे कहती है, हे तुम ऐसी बातें मत करो, चलो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मेरी बात मानो और चिंता मत करो, वह टोकन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम मेरे असली दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ। ओ कितना प्यार आ रहा है। वास्तव में इसके अंदर तो रोमांस भर भर कर फूट पड़ा है। अगर यहाँ पर विक्रम और ये दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। वहीं वहाँ पर रोमा को इतनी ज्यादा दयालु होते हुए देखकर विक्रम भी खुश हो जाता है और वह सोचता है, वास्तव में ये रोमा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। देखो ये केवल अपने एक दोस्त की हेल्प करने के लिए अपने टोकन को वहाँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। आखिरकार विक्रम
उसकी बातों से अब मान जाता है। वहीं उसको ऐसा सोचते हुए देखकर जल्दी से रोमा उससे कहती है, प्लीज जल्दी से मेरी हेल्प कर दो प्लीज। रोमा की वो बात सुनने के बाद विक्रम आगे बढ़ने लगता है उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर राजेश परेशान, वहीं विक्रम उसको इग्नोर कर देता है और वो आगे बढ़ते हुए सीधा उन दोनों के पास में चला जाता है और उनसे कहता है, हेलो मेरा नाम विक्रम है, ठीक है, जल्दी से रोमा रोशन को नीचे बैठा दो और बाहर आराम से। वहीं ये देखते हुए कि अब विक्रम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था तो वहीं उसके साथ में रोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू विक्रम। हालांकि वहीं विक्रम को ऐसे उसको इग्नोर करते हुए देखकर अभी राजेश का गुस्सा फूट पड़ता है और उससे कहता है, ए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर इस टीम का बॉस हूँ और मेरे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के या मेरी बिना मंजूरी के तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए अप्रूवल नहीं दे रहा। वहीं राजेश तो केवल कुत्तों की तरह बस रहा था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम तो अपना काम करना शुरू भी कर देता है। वह सीधे अब रोशन के पीछे चला जाता है और उसके पीठ के ऊपर एक टेप करता है। जैसे वह ऐसा करता है कि अचानक से उसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर का क्योर करने के बाद में आखिरकार विक्रम को काम वहाँ पर हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, आखिरकार मेरा काम यहाँ पर हो गया है और मैंने इस बार इन एक्यूपॉइंट स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए इसको ठीक तो कर दिया है। वहीं रोशन ठीक होने के बाद में कहता है, ओह थैंक यू ब्रदर, ओह थैंक यू विक्रम भाई, आखिरकार तुमने यहाँ पर मुझे बचा ही लिया है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विक्रम बिल्कुल आराम से करो, अरे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पर क्लासमेट्स हैं इसलिए हमें इसकी हेल्प करती रहनी चाहिए। वहीं जहाँ पर विक्रम अपनी बुक को अंदर रख रहा था वहीं दूसरी तरफ रोमा उसके पास में आती है और उससे कहती है, बड़े भाई विक्रम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये देखिए ये है मेरे टोकन, अब मैं आपको ये दे रही हूँ। वहीं रोमा को ऐसा करते हुए देखकर रोशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे कहता है, मुझे माफ कर दो रोमा, मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, इसमें मेरी ही ज्यादा गलती है। जहाँ पर वो इसी तरह से बहुत ही ज्यादा परेशान था वहीं दूसरी तरफ एपिसोड को, विक्रम ये लो तुम्हारे लिए ये टोकन। वहीं अब रोमा वहाँ पर अपनी शर्त के हिसाब से विक्रम को वह टोकन देने लगती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हालांकि वहीं विक्रम उसको मना कर देता है, नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि उसको ऐसे मना करते हुए देखकर रोशन और रोमा दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? रोमा ने वहाँ से विक्रम से पूछा और वहीं रोशन भी बहुत ज्यादा चौंका हुआ था। हालांकि वहीं विक्रम ने हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करना चाहता था, इसी वजह से कर दिया, वो तो बस मैं तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था। वहीं जहाँ पर वो तीनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं वहीं दूसरे राजेश अभी उन सभी को देख रहा होता है। वह कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता था, ये तो मेरे पास में भी इतनी स्किल्स तो है कि मैं इसको यहाँ पर ठीक कर देता। हालांकि वो तो क्या है, मेरा मन नहीं हो रहा था इसी वजह से, और इसके अलावा मेरे पास में वह नीडल्स भी नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको ठीक नहीं किया। हालांकि उसको बोलते हुए देखकर विक्रम उससे मजाक के मूड के अंदर जाता है, ओ मुझे ऐसा लगता है तुम आखिरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी काबिलियत छुपी हुई है। हाँ ऐसी ही बात है, वो तो बस मैं सामने नहीं लाना चाहता। विक्रम की बात सुनने के बाद में राजेश ने उससे कहा। हालांकि राजेश की बात सुनने के बाद में विक्रम मन ही मन के अंदर हंसते हुए सोचने लगता है, अरे यार ये बच्चा मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके साथ में खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो देखते हैं आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में विक्रम वहाँ से जाने लगता है और उनसे कहता है, ठीक है अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, इसी वजह से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हालांकि वहीं उसको ऐसे जाते हुए देखकर रोमा उससे कहती है, नहीं रुको आप कहाँ पर जा रहे हो? वहीं विक्रम को रुकते हुए देखकर जल्दी से रोशन उससे कहता है, विक्रम भाई आखिरकार अभी तुम यहाँ पर कहाँ से जा रहे हो? क्योंकि अभी यहाँ पर रात हो गई है और तुम्हारे लिए अभी ऐसे बाहर घूमना बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा, इसी वजह से तुम अकेले इधर उधर मत घूमो। क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में चलते हैं। वहीं रोशन की बात सुनने के बाद में रोमा ने कहा, हाँ इसने सही कहा, क्यों ना विक्रम आप ऐसा करें कि आप हमारी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाइए, हम सभी यहाँ पर आराम से सभी से निपट लेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम एक साथ मिल जाते हैं तो उसके साथ में किसी भी सामना कर सकते हैं। हालांकि रोमा को ऐसे बोलते हुए देखकर राजेश उसे कहता है, ओ हेलो, तुम मेरे से परमिशन लेना भूल गई हो, तुम्हें पता है ना मैं इस टीम का लीडर हूँ, इससे मैं मना करता हूँ कि विक्रम हमारी टीम के अंदर शामिल नहीं हो सकता। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में उससे कहती है, तू अपना मुंह बंद रख, तूने यहाँ पर कुछ तो किया नहीं है, बस फालतू की बकवास करे जा रहा है
और तेरी इस काबिलियत का क्या भरोसा, तुम तो यहाँ पर वैसे ही हमें छोड़कर भागने वाले थे। वही रोमा अब राजेश को गालियां देने लगी थी। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश ने कहा, वेट वेट वेट, तुमने अभी भी क्या कहा मुझसे, वापस से कहना। वही उसकी बात सुनने के बाद में रोमा अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और उससे कहती है, मैंने तुझसे ऐसा कहा कि तू कचरा है, कचरा, तू किसी काम का नहीं है, चूतिया कहीं का। हालांकि इसके साथ में फिर से राजेश उससे कहता है, तुझने क्या कहा, वापस से है ना। वहाँ पर अब दोनों के दोनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं। वही अब कुत्ते बिल्ली की तरह उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अरे राजेश, तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, फालतू में खुद को ताकतवर दिखाने की हिम्मत करता रहता है। तुम्हारी इतनी ज्यादा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें मैं दिखाऊं क्या? तो क्या दिखाएगा, मैं तुझे दिखाऊं क्या? अब दोनों ही दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रोशन और विक्रम दोनों के तो पसीने छूटने लगते हैं। उनको देखने के बाद विक्रम उससे कहता है, अरे रुको रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि विक्रम की बात सुनने के बाद में रोशन उससे कहता है, क्या वास्तव में, क्या तुम हमारे साथ में रुकना चाहते हो? विक्रम अब अपने आप को शांत करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ, मैं भी अब तुम्हारे साथ में रुकने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उसके अगले ही पल जैसे रोमा ने वह शब्द सुने तो उसके साथ में रोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये रियली, क्या तुम वास्तव में हमारे साथ में रहना चाहते हो? अब तो मजा आने वाला है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राजेश बड़े ही रूड होते हुए कहता है, हे विक्रम, तुम हमारे साथ में रुकते रहे हो, हालांकि यहाँ पर फ्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें इस पूरी टीम के अंदर मेरी बात सुननी होगी, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने बिल्कुल हल्के से कहा, हाँ, इसकी कोई चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर एक बात जरूर मानूंगा। वहीं विक्रम की वो बात सुनने के बाद में राजेश भी खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसके ईगो के ऊपर जो बात आ गई थी वो आखिरकार सलट गई। ठीक है, चलो फिर तुम हमारे साथ में आगे चल सकते हो। उसके बाद में विक्रम अब आगे बढ़ने लगता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, अब हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इन सभी वुल्फ की बॉडी इधर उधर बिखरी हुई है। इसी वजह से यहाँ पर कभी भी कोई भी दूसरा बीस्ट आ सकता है और हमारे लिए ये सेफ भी नहीं है। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके साथ में जल्दी से अब रोमा और रोशन दोनों ही दोनों अब विक्रम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ए तुम, आखिरकार बॉस मैं हूँ तो आगे मेरे को जाना चाहिए। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सोचने दो कि आखिरकार हमें जाना कहाँ चाहिए। हालांकि वहाँ पर वह तीनों ही दोनों उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते, वह आगे की तरफ भागे जा रहे थे कि अचानक से वहाँ पर अब राजेश की फटकर चार हो जाती है। उसको इतनी खतरनाक फटने की आवाज आने लगी थी कि वहाँ पर कोई भी सुन सकता था। हालांकि वो तो अच्छी बात थी कि वो तीनों वहाँ से निकल चुके थे। उसके पीछे कई सारी आंखें दिखाई जाती है, जिसको वो वहाँ पर सेंस कर लेता है और उसे कहता है, वेट वेट, मैं भी आ रहा हूँ, मम्मी मुझे बचाओ। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वह सभी अब वहाँ पर आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी राजेश अपनी जगह पर ही आराम से चुस्ती ले रहा होता है। वो उनसे कहता है, हे ठीक है, तुम रोशन और विक्रम जाओ, जल्दी से जाकर यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में रोमा उससे कहती है, अच्छा हम ऐसा क्यों करें? आखिरकार तुमने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, तुम हमें यहाँ पर ऑर्डर देते जा रहे हो, क्या तुम्हें हम तुम्हारे नौकर लगते हैं? हालांकि रोमा की बात सुनने के बाद में राजेश उससे कहता है, ओह मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें समझाया नहीं क्या? और आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आया हूँ, ना कि यहाँ पर इस आग की देखभाल करने के लिए। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रोमा को गुस्सा आ जाता है और उसको वहाँ पर गाली देने वाली होती है कि अचानक से वहाँ पर रोशन उसको रोक लेता है। अरे अरे कोई बात नहीं रोमा, छोड़ो, तुम्हें पता है ना वह राजेश कितना ज्यादा हरामी है, वह वैसे भी कुछ भी नहीं मानने वाला। चलो हम लोग ही जाकर वहाँ से लकड़ियाँ ले आते हैं। आखिरकार जब रोमा ने वहाँ पर उस रोशन की बात सुनी तो उसके साथ में वो अपने आप को शांत कर लेती है और उससे कहती है, ठीक है, तुमने इस बार कह दिया ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक गई, वरना मैं आज यहाँ को इसको छोड़ने वाली नहीं थी। हालांकि वहाँ पर अब वही दूसरी तरफ रोमा अपना गुस्सा वहाँ की झाड़ी के ऊपर निकाल रही होती है। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी, बस वो क्या ज्यादा शक्तिशाली है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमारे ऊपर इस तरह से रोब चला रहा है। अगर वास्तव में मैं उसके बराबर होती ना तो मैं उसका कोट कोट कर वहीं पर ही भरता बना देती। रोमा अभी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर राजेश अभी उस समय इसके सामने होता तो कब की वह उसकी तलवार से उसके कई टुकड़े कर देती। अरे अरे रोमा, तुम चिंता मत करो, वो क्या है कि वह हमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वह अभी मार्शल
स्टार्ट लेवल 5 का एक लड़ाकू है, इसी वजह से उसका ऐसा करना तो बनता ही है। हालांकि वहाँ उसकी वो बात सुनने के बाद में रोमा कुछ बोलने वाली थी कि अचानक से वहाँ पर उनको कुछ महसूस होता है और उनकी तरफ एक चीज बढ़ती हुई आने लगती है। अब झाड़ियों के अंदर से निकलता हुआ एक रेड बीस्ट सीधा रोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। हालांकि उसको अपनी ओर आते हुए देखकर रोमा अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेड आगे बढ़ रहा होता है और रोशन उससे कहता है, रोमा रोमा वॉच आउट, तुम्हारे ऊपर वो अटैक करने वाला है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम उसको सेंस कर लेता है और वह अपने एक ही बिना किसी तलवार के यूज करे उसके ऊपर एक स्ट्रेस अटैक कर देता है और वहीं वह रेड ढेर हो जाता है। वहीं रोमा को इस तरह से नीचे गिरे हुए देखकर रोशन को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो उसे कहता है, रोमा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं है ना। हालांकि रोमा उसकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती, उसका ध्यान तो अभी पूरा विक्रम के ऊपर था। विक्रम उसके सामने अभी बिल्कुल स्टाइल के अंदर खड़ा था और उसके हाथ के अंदर अभी भी उसकी वह स्वॉर्ड देखी जा सकती थी जिसने उसे केवल अपनी एनर्जी के साथ में बनाया था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में रोमा उससे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब वो विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वाह, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। हालांकि जहाँ पर वह विक्रम को ताड़े जा रही थी, विक्रम आगे बढ़ता है और उससे कहता है, रोमा अगली बार ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर जंगल है, कुछ भी हो सकता है। वहीं रोमा का चेहरा तो इस तरह से टमाटर की तरह लाल हो गया था कि वह किसी भी पल वहीं पर ही फट सकती थी। उसके साथ में विक्रम रोमा को हाथ देता है और रोमा उसका हाथ पकड़ते हुए खड़ी होती है। तो थैंक यू विक्रम। दूसरी तरफ हमें रोशन को दिखाया जाता है जो विक्रम को देख रहा होता है। वाह, वास्तव में ये विक्रम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट निकला क्योंकि इतने ज्यादा कम समय के अंदर इसने इतने अच्छे से उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी। क्या वास्तव में ये बहुत ज्यादा कमजोर है? जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा होता है, विक्रम वहाँ पर अब उस चूहे को अपने हाथ के अंदर उठा लेता है और उनसे कहता है, देखो देखो आज तो मजा आने वाला है, आज तो यहाँ पर खाने का इंतजाम हो चुका है, चलो चलो जल्दी से हम इसको पकाते हैं और खाते हैं। मैं उसकी बात सुनने के बाद में रोमा कहती है, हाँ चलो चलो जल्दी से, अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगने वाली है, अब तो मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अभी राजेश वहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा था और पता नहीं कैसे वह अपनी नाक के अंदर से गुब्बारा बनाने में कामयाब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे सोते हुए देखकर विक्रम ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे ये बेवकूफ इंसान इस जंगल के अंदर ऐसे कैसे सो सकता है? आखिरकार किसने इसको क्लास 5 का वॉरियर बना दिया? अरे भाई चूतिए उठ जा, वरना तेरे को यहाँ पर कोई खाकर चला जाएगा और तेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं तो यहाँ पर आत्मा बनकर उड़ चुका हूँ। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी विक्रम ने उस रेड को उस आग के ऊपर चढ़ा दिया था, वो उसका तंदूर बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ तुम क्या लेकर आ गए? एक चूहा? नहीं नहीं, मैं चूहा नहीं खाऊंगा। वहाँ पर राजेश रोने लगता है, अरे अरे मुझे तो भूख लग रही थी, तुम लोग ये चूहा क्यों उठाकर लेकर आ गए? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने बिल्कुल ही शांति से उसको जवाब दिया कि बात कुछ ऐसी है कि हम लोग वहाँ पर ढूंढने तो बहुत कुछ गए थे, हालांकि हमें ये मुश्किल से ये एक चूहा ही मिल पाया है और इसके अलावा वहाँ पर जितने भी बीस्ट है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा तुम जिसको चूहा कह रहे हो ना वह एक बीस्ट रेट है, इसी वजह से तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभी रोमा और रोशन दोनों के मुंह के अंदर तो लार टपकने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि वो आग के ऊपर से उठाकर उसको खाने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजेश तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लगा था। वो उनसे कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आखिरकार मैं इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद में एक चूहा खाऊंगा क्या? वहीं उसको ऐसे बोलते हुए देखकर विक्रम ने उससे पूछा, क्या क्या वास्तव में तुम इसको नहीं खाना चाहते? हाँ नहीं खाना चाहता। आर यू श्योर? वास्तव में क्या वास्तव में तुम इसको नहीं खाओगे? हाँ मैंने कहा ना मैं नहीं खा रहा, आखिरकार मेरी पोजीशन का तो कुछ ख्याल करो, मैं कैसे इस एक चूहे को खा सकता हूँ। हालांकि वहाँ पर वह राजेश बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहा था। अगले ही पल वह एक चूहे का लेग उठाता है और उसको वहीं पर ही चबा चबा कर खाने लगता है। मजा आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर तीनों वहाँ पर उसको देखने लगते हैं। साला कमीना, इतनी देर तो बोल रहा था कि मुझे भूख नहीं लग रही और अब ये यहाँ पर पूरे चूहे को अकेला ही खा जाएगा क्या? अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह से उसको देख